जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक है? आवाज़ तमाम लोगों को क्लियर आ रही है जी? जी अल्लाह का करम, मैं भी बेहतरीन, बिल्कुल ठीक। दुआएं आप लोगों की। मुबीन साहब ने आते ही वो सवाल पूछा है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी थी चीज़, कि कल हमारी क्लास मिस हो गई उस सॉरी तारीखी ब्लैकआउट की वजह से। तो कल मेरा ख्याल है कि आप में से किसी की भी क्लास नहीं है इस टाइम में। तो जो क्लास हमारी मंडे को मिस हुई है, हम अगर कल रख लें अपना वेडनेसडे पे, तो कोई मसला तो नहीं है आप लोगों को? क्या ख्याल है जी? अंदाजा ये वो आपने क्लास रखने पे कहा है या मसले पे कहा है? तो फिर ग्रुप में मैं अनाउंस कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, क्लास के बाद जो क्लास हमारी कल मिस हुई है वो हम वेडनेसडे को रखते हैं जी। यानी कि जो आने वाला कल है, जो गुजर गया है कल, उसकी क्लास हम आने वाले दिन, आने वाला जो कल है उस पर रखेंगे। मसूद साहब, मेरा ख्याल है कि किताब मार्केट में आ चुकी है। एक दो कंफ्यूजन है। आई कैप ने जो अपडेट दी है अभी तक हमें, उसमें एक आधा लॉ उसने अपडेट नहीं किया, मतलब शामिल नहीं किया, जिसकी अपडेट आ चुकी है। तो आई कैप के साथ अभी रब्ता मैंने किया है, वो मुझे थोड़ा सा कंफर्म होने दें। वैसे बुक आ चुकी है, जिन लोगों के पास पहले वाली बुक मौजूद है वो सिर्फ अपडेट्स भी ले सकते हैं। एस इस्लाम वालों ने अपडेट्स भी इशू कर दी हैं और नई बुक भी उन्होंने पब्लिश कर दी है। तो पैक से मेरा ख्याल है मिल जाएगी। अगर पैक से नहीं मिलती तो मुझे बताइएगा, मैं डायरेक्ट एस इस्लाम वालों का आपको बता दूंगा, नंबर दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा। तो बुक आप ले लें अभी से, उसको अपने साथ लेके चलें। अच्छा जी। तो कोई सवाल जो हमने कवर किया है अभी तक, उसमें कोई चीज़ हो डिस्कस करने वाली? जी एनीवन? स्ट्रेटजी? आपके लिए जितने ये मार्क्स हैं, क्लास लें स्टार्ट से, आपने बिल्कुल ऐसे पढ़ना है जैसे पहली दफा आपने लॉ पढ़ना है। ये बिल्कुल क्लास के साथ चलना है। टेस्ट आगे होंगे हमारे, वो करने हैं, जो प्रैक्टिस है वो करनी है, पास पेपर्स की सारी जो हमने डिस्कशंस करनी है, ये जो प्रैक्टिस आपको मैं बताऊंगा वो करनी है। कुछ चीजें, कुछ मसले मसाइल जो थे मैंने फर्स्ट सेशन में बताए थे, फर्स्ट क्लास में, कि क्या क्या स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। आपके पास ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग होगी, वो भी आपने सुननी है। बाकी क्लास के साथ रेगुलर चलना है आपने, और कोशिश करनी है कि साथ साथ पढ़ें, और जिसमें जिस चीज में मसला आता है वो साथ साथ आप मेरे साथ डिस्कस करें। अच्छा जी, सेक्शन 165 हमारा नॉमिनी डायरेक्टर्स के बारे में है, उसका सब सेक्शन 2 आपने पूछा है। देखिए उसने नॉमिनी डायरेक्टर के केस में एक ऑप्शन दिया कि अगर कोई डायरेक्टर नॉमिनेट करते हैं आप अपनी शेयर होल्डिंग की बेस पे, लेट्स अज्यूम फेडरल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट का कोई इदारा है, कंपनी का मेंबर है, इस शेयर होल्डिंग की बेस पे, जिसकी बेस पे ये मेंबर है, इसकी बेस पे अगर इतनी शेयर होल्डिंग हो कि ये कंपनी में डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकें, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो इलेक्शन में जाने की बजाय डायरेक्टर को नॉमिनेट कर दें, और डायरेक्टर इनका इलेक्ट होकर नहीं आएगा, नॉमिनेट होकर आएगा। तो यहां पे उन्होंने ये बात की है कि अगर आप डायरेक्टर नॉमिनेट कर देते हैं अपनी शेयर होल्डिंग की बेस पे, फिर जब इलेक्शन होते हैं बाकी रिमेनिंग डायरेक्टर्स के, तो उसमें जो नंबर ऑफ वोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, उसमें से उतने वोट्स निकाल दें जितने वोट्स की बेस पे आपने उस बंदे को नॉमिनेट किया है जो इलेक्शन के बगैर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ गए। फॉलो कर रहे हैं? इसकी मैंने एक एक्सेल की जो वर्किंग थी, वहां पे मैंने आप लोगों को कुछ समझाई थी। अच्छा जी। जी मैं शीट्स भी शेयर कर देता हूँ, आज हमारी ये इस शीट में जो चीजें हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी, तो मैं आपके साथ ये शीट शेयर कर देता हूँ। देखिए मैंने बताया था कि एबीसी लिमिटेड के टोटल हम 100 लेते हैं, लेट्स अज्यूम 100, उसके जो शेयर्स हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं 5। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी बंदे के पास इतनी शेयर होल्डिंग है कि वो अपना कोई डायरेक्टर इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बिठा सके? तो सिंपल मैंने हल बताया था आपको कि 100 को डिवाइड करें नंबर ऑफ डायरेक्टर से, तो आपके पास एक नंबर आया 20 का। लेट्स अज्यूम गवर्नमेंट के पास है जनाब 45 शेयर्स, इस 100 में से 45 शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं, तो गवर्नमेंट को कंपनी लॉ ने ये इजाजत दी है कि वो एक अपना बंदा नॉमिनेट कर सकते हैं बोर्ड पे। गवर्नमेंट ने एक बंदा नॉमिनेट कर दिया। अब 5 में से एक बंदा नॉमिनेट होकर आ गया है, बाकी जो रिमेनिंग 4 है उनके इलेक्शन होंगे। तो आप खुद सोचें, जब रिमेनिंग 4 के इलेक्शन होंगे और गवर्नमेंट अपने वोट यूज करने के लिए इस मीटिंग में उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा, तो कितने वोट्स उसके पास होने चाहिए? क्या 45 के 45 वोट्स वो यूज करेंगे दोबारा से 4 लोगों को इलेक्ट करवाने के लिए, या उसमें से कुछ सर्टेन पोर्शन होगा जो निकल जाएगा?
तो यही बात उसने इस पॉइंट में बताई है कि जब आपकी मीटिंग होगी और रिमेनिंग डायरेक्टर्स का इलेक्शन होगा तो अवेलेबल वोट्स में से उतने नंबर ऑफ वोट्स लेस कर दें जो इस बंदे के लिए चाहिए थे, जो इन्होंने नॉमिनेट किया और उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बिठा दिया। हमने कहा जी 20 वोट्स चाहिए थे उसको डायरेक्टर बनने के लिए, तो 20 उसके टोटल 45 में से लेस कर दें, रिमेनिंग 25 जो वोट्स बचे होंगे वो गवर्नमेंट आके यूज कर सकती है बाकी डायरेक्टर्स के इलेक्शन। क्लियर है? चले जी आगे फिर। अच्छा जी, हमने सेक्शन 165 तक हमने कवर कर लिया था, उसमें एक सेक्शन हमने स्किप किया था जो था सेक्शन 163 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर मैंने आपको बताया था एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है और बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है कंपनीज एक्ट के अंदर। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि कंपनी अपने डायरेक्टर को रिमूव कैसे कर सकती है। ये पावर जनाब मेंबर्स के पास है। मेंबर्स कंपनी के डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, डायरेक्टर्स खुद अपने में से किसी को रिमूव नहीं कर सकते कि बीओडी में रेजोल्यूशन पास करके किसी को बीओडी में से निकाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करेंगे और डायरेक्टर को रिमूव करेंगे। अब इसमें रिमूवल का प्रोसेस पढ़ने से पहले हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए पहले कि कौन से डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है और कौन से डायरेक्टर को नहीं किया जा सकता। आप मुझे बताएं, जो नॉमिनी डायरेक्टर है जिसको नॉमिनेट किया जा रहा है किसी नॉमिनेटिंग बॉडी की तरफ से बेस्ड ऑन देयर शेयर होल्डिंग या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट के तहत, उसको जो नॉमिनेटिंग बॉडी अपॉइंट कर रही है, नॉमिनेट कर रही है, उसी के पास राइट है उसको रिमूव करने का। तो याद रखना है हमेशा, जो नॉमिनी डायरेक्टर है उसको रिमूव नहीं किया जा सकता मेंबर्स की तरफ से जब तक कि वो नॉमिनेटिंग बॉडी जिसने उसको नॉमिनेट किया है वो ना चाहे। नॉमिनी डायरेक्टर को सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनी में रिमूव किया जा सकता है, और उसके हम पब्लिक सेक्टर कंपनी रूल्स के जो पढ़ के आए हैं उसके रूल्स उसमें हम पढ़ के आए हैं कि क्या तरीकाकार है उसको रिमूव करना है और किन बेसिस पे किया जा सकता है। अदरवाइज बाकी कंपनीज में नॉमिनी डायरेक्टर को रिमूव नहीं किया जा सकता। तो बाकी पीछे जो टाइप्स हमारी बची हैं, जो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स थे, इलेक्टेड डायरेक्टर आए, कैजुअल वैकेंसी अगर फिल हुई वो डायरेक्टर आए, उनको रिमूव किया जा सकता है। उसका तरीकाकार हम देखते हैं कि क्या क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो अब मैं आपको बताने लगा हूं रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के अंदर, जो आपने हमेशा याद रखनी है। कंपनीज एक्ट में जब भी कोई रेजोल्यूशन हम पास करते हैं, वो चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन हो चाहे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो, हम क्या देखते होते हैं कि रेजोल्यूशन के हक में कितने वोट आए हैं, ऐसे ही देखते हैं जी। स्पेशल रेजोल्यूशन हो तो हम कहते हैं 3/4 मेजोरिटी चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो तो हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी आपको चाहिए और रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। हमेशा जब भी वोट्स काउंट होते हैं तो देखा जाता है कि रेजोल्यूशन के हक में कितने वोट आए हैं, अगेंस्ट कितने आए हैं। हक में अगर ज्यादा आ गए हैं तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। और अगर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए तो फिर अगेंस्ट वाले तो देखे ना देखे, आपने देखना रेजोल्यूशन के हक में कितने वोट आए हैं, कितने लोग इस रेजोल्यूशन को पास करवाना चाहते हैं। और अगर 3/4 मेजोरिटी है तो आप कहते हैं रेजोल्यूशन पास होगी। ऐसे ही है जी, यही नॉलेज है हमारा अभी तक का जो हमें बताता है। कंपनी के जो डायरेक्टर जिनको रिमूव करना होता है, आपने हमेशा याद रखनी है ये चीज, ये वो वाहिद रेजोल्यूशन है कंपनीज एक्ट के अंदर जिसमें आपने रेजोल्यूशन के हक में आने वाले वोटों को नहीं देखना कि कितने आए हैं, आपने देखना है इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट कितने वोट पड़े हैं। जब भी डायरेक्टर को रिमूव करने की रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग करवाई जाएगी तो सबसे पहले जो आपने काउंटिंग करनी है वो उन वोट्स की करनी है जो इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट कास्ट हुए हैं। जो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट कास्ट हुए हैं, आपकी रेजोल्यूशन आई है टू रिमूव द डायरेक्टर, और जो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट आएंगे इसका मतलब क्या होगा, ये लोग डायरेक्टर को रिमूव नहीं करना चाहते हैं, यानी कि डायरेक्टर के हक में ये लोग अभी तक बैठे हुए हैं। ऐसे ही है जी, फॉलो कर रहे हैं बात को, थोड़ा सा समझ के चलना है। तो जो लोग डायरेक्टर को रिमूव नहीं करना चाहते वो इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट देंगे कि नहीं जी, हम नो में दे रहे हैं वोट, हम इस डायरेक्टर को रिमूव नहीं करना चाहते। तो वो कहता है रेजोल्यूशन टू रिमूव द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। जब भी आपकी वोटिंग होगी आपने ये नहीं देखना कि रेजोल्यूशन के हक में कितने वोट आए हैं, ये नहीं देखना कितने लोग उसको रिमूव करना चाहते हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट जो वोट आए हैं कितने लोग हैं जो इस डायरेक्टर को रिमूव नहीं करना चाहते, जो भी इसको डायरेक्टर देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आपने वो वोट्स काउंट करने हैं और अपने सामने वो नंबर लिख लेना है कि रेजोल्यूशन के अगेंस्ट कितने आए हैं। अब अमूमन हम रेजोल्यूशन में क्या करते होते हैं, जो नॉर्मल रेजोल्यूशन हमारा पास होता है कि रेजोल्यूशन के हक में कितने आए उसके अगेंस्ट कितने आए, दोनों को कंपेयर किया, जहां पे वोट ज्यादा हुए हमने कहा रेजोल्यूशन उस तरफ चलेगी, पास हो गई या फेल हो गई। लेकिन यहाँ पे ऐसी नहीं है, यहाँ पे रेजोल्यूशन के हक में जितने आ रहे हैं उसको हमें चाहिए ही नहीं, उसको साइड पे कर दो। वो कहता है रेजोल्यूशन के अगेंस्ट जितने वोट आए हैं ना उसको नोट कर लें और अपने सामने नंबर लिख लें। अब इस नंबर को हमने कंपेयर करना है, एक एक स्पेसिफिक नंबर के साथ हमने कंपेयर करना है। अगर ये रेजोल्यूशन के अगेंस्ट आने वाले वोट उसके बराबर या उससे ज्यादा हुए उस स्पेसिफिक नंबर से तो हम डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकते। और अगर रेजोल्यूशन के अगेंस्ट आने वाले वोट उस नंबर से कम हुए तो डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है। अब वो नंबर क्या है, उस नंबर को समझने के लिए उसने इन डायरेक्टर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक सिंपल रखा है उसने जिसमें सिर्फ एक ही टाइप ऑफ डायरेक्टर है जो हमारा इलेक्टेड डायरेक्टर होता है। इलेक्टेड डायरेक्टर को रिमूव करने का तरीकाकार अलग है और बाकी तमाम टाइप्स ऑफ डायरेक्टर को रिमूव करने का तरीकाकार अलग है। तरीका रेजोल्यूशन वाला ही है, लेकिन जब आप उस वोट्स को कंपेयर करते हैं तो वो नंबर चेंज हो जाता है जिसके साथ आपने इसको कंपेयर करना है। सबसे पहले उसने हमें बताया जनाब कंपनी रिमूव कर सकती है बाय रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, उसमें आप डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं और वो डायरेक्टर उसने बताया कौन कौन से रिमूव हो सकते हैं जिसमें आपका नॉमिनी डायरेक्टर शामिल नहीं है, नॉमिनी डायरेक्टर को आप रिमूव नहीं कर सकते।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो यहां पे करता है, वो कहता है अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग अ डायरेक्टर शेल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड इफ द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट अगेंस्ट इट, यानी कि अगेंस्ट द रेजोल्यूशन इक्वल टू और एक्सीड, किससे इक्वल टू या किसको एक्सीड कर रहे हो, आगे दो पैराग्राफ के अंदर उसने बात बताई है। इन पैराग्राफ को पढ़ने से पहले साथ ही मैं आपको अगर उसी वर्किंग में ले जाऊं जहां पे आपको मेरा ख्याल है ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। ये है जनाब आपके सामने रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। इसमें मैंने टाइप ऑफ डायरेक्टर आपके सामने लिख दिया है। सबसे पहले आपके पास नॉमिनी डायरेक्टर, तो हमेशा याद रखना है कि नॉमिनी डायरेक्टर को तो आप रिमूव कर ही नहीं सकते, इसका मेथड रिमूवल का वही है, जो नॉमिनेट कर रहा है इसको वही इसको रिमूव करेंगे। सिर्फ रिमूव कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी में, और उसका तरीका कार वो कहता है सीसीजी रूल्स के अंदर बताया हुआ है। दूसरा एक ग्रुप उसने बनाया है, वो डायरेक्टर जो अनअपोज्ड इलेक्ट होके आया था। हमने जब इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर पढ़ा था तो हमने वहां पे पढ़ा कि अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड इक्वल हो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, दोनों बराबर हो, तो सारे अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर ये अनअपोज्ड इलेक्ट होके आए हैं, या अपॉइंटेड डायरेक्टर है जो कि कैजुअल वैकेंसी की सूरत में आया, या फर्स्ट डायरेक्टर है उसको भी आपको पता है अपॉइंट किया जाता है बाय सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम की तरफ से, या डायरेक्टर आया अंडर सेक्शन 162, जो हमने अभी उस दिन पढ़ा था कि अगर उसके पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग आ जाए तो वो कंपनी को कह सकता है कि मुझे डायरेक्टर बनाया जाए और फिर नए इलेक्शन होंगे। इनमें से कोई भी अगर डायरेक्टर है तो उसको रिमूव करने का तरीकाकार अलग है। और अगर आपका इलेक्टेड डायरेक्टर आया है अंडर सेक्शन 159, उसके लिए तरीकाकार अलग है। और तरीकाकार क्या है? पहला जो मैंने आपको बताया रूल वही है, आपने रेजोल्यूशन पेश करनी है डायरेक्टर को रिमूव करने की, उसके ऊपर वोटिंग करवानी है। और वोटिंग जब हो गई, जब आप वोट्स काउंट कर रहे होंगे, तो कौन से वोट्स आपने काउंट करने हैं? जो कास्ट हुए हैं अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। अब अगेंस्ट द रेजोल्यूशन वोट आपके जब आपके सामने आ गए तो वो कहता है अपने सामने लिख लें जनाब कितने वोट्स हैं जो अगेंस्ट द रेजोल्यूशन कास्ट हुए। आपने कहा जनाब अगेंस्ट द रेजोल्यूशन 12,000 कास्ट हुए। वो कहता है अब आपने इसको कंपेयर करना है एक नंबर के साथ। जब कंपैरिजन में जाते हैं ना, जिस नंबर के साथ कंपेयर करके डिसाइड करना है आपने, वहां पे जाके डिफरेंशिएशन आती है इन दो ग्रुप्स की, एक ग्रुप अलग बना है और इलेक्टेड का आपने ग्रुप अलग रखा हुआ है। यहाँ पे जब कंपैरिजन करना है तो फिर आपने देखना है कि ये डायरेक्टर कौन सा था, क्या सेक्शन 159 के अंदर आया था इलेक्ट होके, या बाकी जो एक पूरी लिस्ट उसने बताई है उनमें से वो डायरेक्टर था। अगर तो सेक्शन 159 के अंदर इलेक्ट होके आया था तो सिंपल सा तरीका होता है, वो कहता है आप कंपेयर करेंगे उन वोट्स को विच आर अगेंस्ट द रेजोल्यूशन किस नंबर के साथ? मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स दैट अ कैंडिडेट गॉट इन लास्ट इलेक्शन। आपने क्या करना है, पिछला इलेक्शन जो हुआ था उसमें जो लोग वोट्स लेके आए थे उसकी एक लिस्ट आपके सामने होगी। वो लिस्ट लिख लेंगे कि 7 अगर डायरेक्टर थे तो 7 कितने वोट्स लेके आए थे। उसमें जो सबसे आखिरी नंबर वाला बंदा था ना, जिसने सबसे कम वोट्स लिए थे, वो नंबर आपने उठा लिया और उस नंबर को कंपेयर करना है आपने इसके साथ जो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट कास्ट हुए हैं। और अगर रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वाले वोट उस नंबर के बराबर या उससे ज्यादा हुए तो आप डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकेंगे। फॉलो किया जी बात आपने? जी मुबीन साहब, कोई मसला नहीं है, ये अभी हम इसको आपके सामने लिखने लगे हैं, एक्सप्लेन करने लगे हैं। देखें, नहीं, जो नॉमिनी डायरेक्टर है उस केस में आप नहीं कर सकते, क्योंकि नॉमिनी डायरेक्टर खुद नहीं बैठा होता, उसके पीछे बॉडी बैठी होती है जिसने उसको नॉमिनेट किया होता है। तो इसलिए उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। फ्रॉड किया तो आप बताएं, जो जो उसको नॉमिनेट करने वाली बॉडी है उसको बताएं, उसके अलग से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर डायरेक्टर को फ्रॉड कर रहा हो। रिमूव नहीं कर सकते आप नॉमिनी डायरेक्टर को, ये एक उनको उनके पास प्लस पॉइंट होता है नॉमिनेट करने वाले लोगों के पास। जी मुबीन साहब, अब हम आते हैं उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल पे जो आपके सामने है। वो कहते हैं जनाब आपने रिमूव करना है डायरेक्टर, और वो डायरेक्टर था इलेक्टेड अंडर सेक्शन 159। तो प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगा? रेजोल्यूशन मेंबर्स के सामने आई, उस रेजोल्यूशन में उस रेजोल्यूशन पे वोटिंग हुई और आपने वोट्स काउंट किए। कौन से काउंट किए? यहां तक तो बात क्लियर है आपको कि कौन से वोट्स हैं जो आपने लेने हैं डिसीजन करने के लिए। जो वोट्स आपके कास्ट हुए हैं अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। तो वो कहता है जनाब टोटल वोट आपके कास्ट हुए हैं 25,000, उसमें से जो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट आए थे ना, वो थे 12,000। अच्छा, अब यहाँ पे बढ़ने से पहले हम एक एक बात यहाँ पे क्लियर कर लें कि टोटल 25,000 वोट्स कास्ट हुए, उसमें से 12,000 वोट्स कास्ट हुए रेजोल्यूशन के अगेंस्ट। तो इसका क्या मतलब है? बाकी के 13,000 वोट्स क्या कहते होंगे कि डायरेक्टर को रिमूव कर दें। ऐसे ही है जी। तो अगर इन दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर करते तो हम कहते डायरेक्टर को रिमूव कर दें और हमारा डिसीजन इसी नंबर पे हो जाता। लेकिन यहाँ पे उसने तरीकाकार हमें डिफरेंट बताया। वो कहता है उस रेजोल्यूशन के हक में जितने भी वोट आए हैं वो 13 है, जितने भी हैं उसको साइड पे कर, मुझे चाहिए जो उसके अगेंस्ट है। आपने अपने सामने एक नंबर लिख लिया विच इज 12,000। अब आपने इसको कंपेयर करना है एक नंबर के साथ, और वो आपके सामने लिखा है जी 10,000। 10,000 कहां से आया? ये नंबर कहां से आया? क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टर था इलेक्टेड अंडर सेक्शन 159। हमने 12,000 को कंपेयर किया 10,000 से। 10,000 से ये नंबर आपका ज्यादा है, यानी कि 12,000 वोट्स अभी भी चाहते हैं कि ये बंदा कंपनी के बीओडी में बैठा रहे, हम इसको रिमूव नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब है डायरेक्टर की सीट बच गई है, ये कहीं नहीं जा रहा। ये आया कहां से है? ये नंबर आपने उठाना होता है। आपने सबसे पहले अपने सामने लिस्ट लिखनी है कि लेट्स अज्यूम हमने लास्ट जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो हमारे डायरेक्टर हजरात थे वो 5 हमने इलेक्ट किए थे, ABCDE। सबसे ज्यादा जिसने वोट लिए वो 1 लाख वोट थे, उसके बाद 80,000 वाला था, उसके बाद 50,000, उसके बाद 30,000, और सबसे आखिरी बंदा उसने 10,000 वोट लिए थे टू गेट हिम इलेक्टेड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपने, वो कहता है मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स उठाने हैं, जो सबसे लास्ट पे बंदा था उसने कितने वोट लिए।
वो नंबर आपने उठा के यहाँ पे लिखना है और इसको कंपेयर करना है उन वोट्स के साथ जो इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट कास्ट हुए हैं। और अगर ये अगेंस्ट वाले वोट इस नंबर से ज्यादा हुए तो इसका मतलब है डायरेक्टर को रिमूव नहीं किया जा सकता। इसके पीछे जो लॉजिक समझ आती है हमें वो ये है कि ये डायरेक्टर क्लेम ये करेगा कि आपके बीओडी में एक बंदा 10,000 वोट्स लेके बैठा है, मेरे पास अभी भी 12,000 वोट्स हैं, 12,000 वोट्स अभी भी चाहते हैं कि मैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा रहूं। ये एक इसके पीछे लॉजिक जो मेरे जेन के मुताबिक जो लॉजिक बनती है वो ये है। समझ समझ आइए जी, यहां तक फॉलो किया आपने? मुबीन साहब क्लियर हो गया? इसको एक दफा अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है, उसके बाद सिनेरियो बेस्ड अगर कोई टेस्टिंग होती है तो दोबारा से मसला नहीं होगा आपको। ये रिमूव करना है ना आपने, तो रिमूव के लिए यही तरीका कार है। आप उसको अपना मेंबर्स के पास जब आएंगे तो यही तरीका है, आपने कंपेयर करना है वोट्स को। उसके पीछे फ्रॉड है, आप वैसे रिमूव करना चाह रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ये तमाम रीजन है उसकी। तरीका कार आपके सामने है जो तरीका है, ये सब कंपनीज के लिए है जी। इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया उसने कंपनी की। प्राइवेट कंपनी का भी अगर आपने रिमूव करना है तो उसको भी इसी तरीके से करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब ये तो था वो डायरेक्टर जो अंडर सेक्शन 159 इलेक्ट होके आया था। एक दूसरा उसने ग्रुप हमें पूरा बताया हुआ है कि जो फर्स्ट डायरेक्टर हैं, जो अपॉइंटेड डायरेक्टर अंडर कैजुअल वैकेंसी है या अंडर सेक्शन 162 जो डायरेक्टर आया है, उस केस में वहां तक आपका प्रोसेस सेम है कि रेजोल्यूशन आएगी, रेजोल्यूशन पे वोट्स होंगे और उस वोट उनके जो अगेंस्ट वोट आए हैं उसको कंपेयर किया जाएगा। हमने रेजोल्यूशन पेश की, उसके जो अगेंस्ट वोट आए हैं वो हमने काउंट कर लिए और पता चला 12,000 वोट्स हैं विच आर अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। अब इसको किसके साथ कंपेयर करना है? यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 12,500 का। 12,500 का नंबर कहां से आया? इसके लिए हमें एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। ये जो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर हैं इनको रिमूव करना है तो उसके लिए एक फार्मूला अप्लाई करके एक नंबर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक थोड़ी सी एडिशनल वर्किंग होती है। वो क्या वर्किंग है जी? वो कहता है आपने जो लास्ट इलेक्शन में वोट्स टोटल काउंट, तो टोटल कंपनी के जो वोट्स थे वो क्या थे? अंडर सेक्शन 159 हमने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। यही फॉर्मूला पढ़ा था जी हमने लास्ट लेक्चर में। टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ गए आपके सामने कंपनी के। वो कहता है आपने सेम जो पिछले इलेक्शन में ये वोट्स काउंट किए थे उनको उठा लेना है, आपके सामने आ गए। अब इसको डिवाइड करना है आपने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग के साथ। तो ये दूसरा जो टेबल आपके सामने है, लेट्स अज्यूम हम कहते हैं वोटिंग सिक्योरिटीज थी आपकी 10,000 और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड थे आपके 5, तो टोटल वोट्स आपके कितने हो गए? 50,000। अब इसको जो डिवाइड करना होता है ना, ये नंबर होता है आपका जो यहाँ पे टेक्निकल है। वो कहता है अब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इसको रिमूव कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने डायरेक्टर आपके बोर्ड में हैं, फॉर द टाइम बीइंग जितने डायरेक्टर हैं, उसके साथ डिवाइड करें और जो नंबर आपके सामने आए इसको कंपेयर करें उन वोट्स के साथ जो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट कास्ट हुए। और रेजोल्यूशन के अगेंस्ट कास्ट होने वाले वोट अगर इसके बराबर या इससे ज्यादा हो गए तो हम डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पे आपका सवाल ये आएगा कि सर हमने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड तो 5 रखे थे पिछले इलेक्शन में, ये फॉर द टाइम बीइंग 4 कैसे हो गए? या फॉर द टाइम बीइंग नंबर चेंज कैसे हो सकता है? कुछ आता है जेन के अंदर आपके कि किस तरीके से हो सकता है चेंज? आपने 5 डायरेक्टर्स इलेक्ट किए थे इलेक्शन में, एक साल गुजर गया आपका। अब एक डायरेक्टर हमारा रिजाइन कर गया या अल्लाह को प्यारा हो गया, कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी। अभी कैजुअल वैकेंसी चल रही थी कि आपने कहा हमने एक और डायरेक्टर हमारा जो मौजूद है ना उसको रिमूव करना, उसकी कुछ हरकतें ठीक नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप उसको रेजोल्यूशन लेके आएंगे, कितने डायरेक्टर आपके मौजूद थे? जैसे मोहसिन ने भी कहा कि हम ऑलरेडी एक रिमूव कर चुके हो और अभी तक हमने कैजुअल वैकेंसी फिल ना की हो, तो हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग हमारे कितने हैं? 4 है। ये नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग ज्यादा भी हो सकते हैं कि आपने 5 डायरेक्टर्स इलेक्ट किए, फिर चीफ एग्जेक्टिव बाहर से ले आए। अभी चीफ एग्जेक्टिव वाला पोर्शन हमने पढ़ना है, आप पढ़ेंगे आपको आइडिया होगा कि चीफ एग्जेक्टिव को अगर हम बाहर से लाएं, अमूमन कंपनीज बीओडी में से किसी बंदे को चीफ एग्जेक्टिव बनाती है, अगर बाहर से लेके आए तो इसका मतलब होता है एक डायरेक्टर आपका और आ गया। जो सीईओ होगा कंपनी का, डायरेक्टर भी होगा और तमाम उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तमाम उसके राइट्स जो हैं वो डायरेक्टर वाले हैं, वो बीओडी का पार्ट होगा, बीओडी की डिसीजन मेकिंग का पार्ट होगा, तमाम बाकी डायरेक्टर्स के इक्वल होगा। तो उस केस में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग आपके 5 की बजाय 6 भी हो सकते हैं। फॉलो किया जी? किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसमें? तरीकाकार आपका वही है जो हमारा थर्ड टेबल के अंदर है कि आपने अगेंस्ट द रेजोल्यूशन को सामने रखना है और कंपेयर करना है। जब कंपेयर वाले नंबर में जाना है तो वहां पे जाकर देखना टाइप ऑफ डायरेक्टर कौन सा है। अगर आपका 159 वाला है तो वो जो आपके लास्ट इलेक्शन वाली लिस्ट थी उसमें से जो सबसे कम वोट वाला था वो उठा के आप यहाँ पे ले नंबर लिख लें। और अगर आपका बाकी जो लिस्ट हमने पढ़ी है बाकी टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में से है, तो अगेंस्ट द रेजोल्यूशन को आपने कंपेयर करना है एक नंबर के साथ। अब इस नंबर को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट कैसे होगा? उसका फॉर्मूला आपके सामने है कि नंबर ऑफ वोट्स जो लास्ट इलेक्शन में आपने काउंट किए थे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बी। तो 12,500 हो गया, आपके सामने आ गया। अब मुझे बताएं, ये दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं, इन दोनों में से बताएं किस सिचुएशन में डायरेक्टर रिमूव हो चुका है और किस सिचुएशन में रिमूव नहीं हुआ। रिजल्ट जरा कंपेयर करके आपने सामने बताएं जरा मुझे, अगर आपने सही तरीके से फॉलो किया बात। और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है आपका, यहाँ पे इसका मतलब है हम इसको रिमूव नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि हमारे जो अगेंस्ट द रेजोल्यूशन आए हैं ये नंबर आपका ज्यादा है 10,000 से। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूज करने की अगर आईकैप आपको कोशिश करे, एग्जामिनर आपको कोशिश करे कि हमने रिमूव करना है जी, और साथ वो बता दे कि वो रिमूव जिसको करना है उसने लास्ट इलेक्शन में 50,000 वोट लिए थे, 80,000 लिए थे,
तो इस पे परेशान नहीं होना। आप चाहे 1 लाख वाले को रिमूव करने जा रहे हैं, चाहे 10,000 वाले को रिमूव करने जा रहे हैं, कंपैरिजन में जो नंबर है वो 10,000 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम वोट्स लेके कोई बंदा आपके बीओडी के अंदर इतने वोट्स लेके बैठा था। क्लियर है जी? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हम क्लियर कर लें यहाँ पे। अब आ जाए जी, 10,000 वाले को करना है या 1 लाख वाले को करना है? कंपेयर आपने 10,000 के साथ ही करना है, जो लिस्ट में आखिरी नंबर पे जो बंदा था जिसने वोट लिए। जी साद, आप इसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग की। देखिए, कैजुअल वैकेंसी की बात हमने इस बेस पे की थी कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड तो 5 थे। तो अगर हमने 5 डायरेक्टर्स इलेक्ट किए थे तो फॉर द टाइम बीइंग का नंबर कैसे चेंज हो सकता है? उसके चेंज होने में मैंने आपको बताया कि 5 आपने इलेक्ट कर लिए, पता चला 3 4 5 महीने बाद एक डायरेक्टर आपने रिमूव कर दिया, या वो रिजाइन कर गया, या अल्लाह को प्यारा हो गया, कैजुअल वैकेंसी राइज हुई है। अभी आपने फिल नहीं की कैजुअल वैकेंसी, उस दिन हमने पढ़ा था कि डायरेक्टर्स फिल करते हैं। अभी आपने फिल नहीं की, इसी दौरान आप किसी और डायरेक्टर को रिमूव करने की तरफ चल पड़े। तो अगर आपसे कोई पूछे फॉर द टाइम बीइंग कितने डायरेक्टर बैठे हुए हैं जी कंपनी के बोर्ड में, आप क्या कहेंगे? 5 में से एक ऑलरेडी अपना रिजाइन करके जा चुका है, कैजुअल वैकेंसी है, तो फॉर द टाइम बीइंग कितने हैं? 4 हैं। तो अब इस फॉर्मूला में ये नंबर कितना यूज होगा? 4। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब आते हैं वापस, मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया। अब देखें वो आपको क्या बता क्या रहा है यहाँ पे। उसने वही बात की जो हम नंबर्स में देख के आए हैं। वो कहता है रेजोल्यूशन जो है शेल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास इफ द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट अगेंस्ट इट इक्वल और एक्सीड्स। किसके बराबर हो या किससे एक्सीड करें। कहता है जनाब, टोटल नंबर ऑफ वोट्स फॉर द टाइम बीइंग कंप्यूटेड इन द मैनर लेड डाउन इन सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 159, जो हमने पढ़ा, नंबर ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग। ये फॉर्मूला है अगर रेजोल्यूशन आपकी किस डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए है, जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था अंडर सेक्शन 157 यानी कि फर्स्ट डायरेक्टर था, 161 यानी कि आपका कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर था, या अंडर 162 जो आपका डायरेक्टर था फ्रेश इलेक्शन के थ्रू आया था, जो जिसने इलेक्शन के बाद अपना वोटिंग पावर ली थी और उसने कहा था नए इलेक्शन करवाए जाएं, या वो कहता है वो डायरेक्टर जो इलेक्ट हुआ था अनअपोज्ड। 159 के अंदर भी 2 डायरेक्टर होते हैं, एक वो जो वोट्स लेके आया, एक वो जो अनअपोज्ड है। तो अनअपोज्ड को उसने इस कैटेगरी में रखा है। और दूसरी कहता है किसके साथ कंपेयर करना है? द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स दैट वर कास्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ अ डायरेक्टर एट द इमीडिएटली प्रीसीडिंग इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। अगर ये रेजोल्यूशन रिलेट करती है टू द रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर इलेक्टेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 159 वोटिंग वाली बात कर रहा है। तो आपके लिए, आपकी आसानी के लिए वो टेबल मैंने बना दिया है कि ये वर्डिंग अगर कंफ्यूज करे तो वो टेबल आप देखें, वहां पे आपको बात क्लियर हो जाए। ओके है जी? कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन हो किसी को? अच्छा जी, ये रिमूवल ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 163 छोटा सा नजर आने वाला, आपने देखा कि इसके अंदर कितने टेक्निकल तरीके से आपने रिमूव करना होता है। और ये गलती जो स्टूडेंट करते हैं, याद रखना है, रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वाले वोट लेने हैं, रेजोल्यूशन के हक में कितने वोट आ रहे हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। उन दोनों को आपस में कंपेयर करने नहीं बैठना। अगर रेजोल्यूशन के हक में 1 लाख वोट भी आ गया है और रेजोल्यूशन के अगेंस्ट 12,000 वोट है, तो आप देखें 1 लाख वोट आया उसको रिमूव करने के लिए, लेकिन 12,000 वोट आया उसको रिटेन करने के लिए। हम कौन सा नंबर देख रहे हैं? 12,000 देख रहे हैं। हमने 1 लाख के साथ इसको कंपेयर नहीं करना, हमने कंपैरिजन में यही 2 नंबर रखने हैं जो इसने इन दोनों पैराग्राफ के अंदर हमें बताए। क्लियर है जी? अच्छा जी, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के बाद हमारा सेक्शन है 166, सेक्शन 166 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में डिस्कस करता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उसकी अपॉइंटमेंट का क्या तरीका कार है और कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। इस सेक्शन में मेनली 2 बातें उसने हमें बताई हैं। एक, उसने इंडिपेंडेंस के बारे में बताया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा, उसकी इंडिपेंडेंस कब कब हिट होगी। और दूसरे नंबर पे उसने बताया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कहां से आपने लेके आना है, ये फरिश्ता सिर्फ इंसान कहां से आपको मिलेगा, उसकी अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या होगा, थोड़ी सी उसके बारे में हमें चीजें क्लियर होंगी। तो फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ है इसको भी हम छोड़ देते हैं, सेकंड पैराग्राफ को छोड़ देते हैं, सब सेक्शन 2 पे आते हैं। सब सेक्शन 2 कहता है, वो कहता है इस सेक्शन के लिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसका मतलब क्या है। अब हमारे लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो वर्ड है, जो टर्म है, ये कोई नई नहीं है। हमने पहले दिन से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ना शुरू किया था जब हमने सीसीजी पढ़ा। और जब हम पब्लिक सेक्टर कंपनी के रूल्स में गए तो हमने वहां पे जाके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का थोड़ा बहुत क्राइटेरिया भी पढ़ लिया था, अगर आप लोगों को याद हो। उसी तरह का क्राइटेरिया अब ज्यादा खोल के यहाँ पे वो बयान कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब वो कहता है वो डायरेक्टर who is not connected or does not have any relationship whether pecuniary or otherwise। pecuniary का मतलब होता है मॉनिटरी, किसी किस्म का मॉनिटरी कनेक्शन यानी कि पैसे के लेन देन का कनेक्शन ना हो विद द कंपनी, उसका कंपनी के साथ कोई कनेक्शन ना हो, कोई रिलेशनशिप ना हो, इसकी एसोसिएटेड कंपनी के साथ कोई किसी किस्म का रिश्ता ना हो, सब्सिडरीज के साथ कोई कनेक्शन, कोई रिश्ता ना हो, होल्डिंग कंपनी के साथ कोई रिश्ता कनेक्शन ना हो, या कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर इस क्राइटेरिया पे ये पूरा उतरेगा तो हम इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर।
और अगली बात क्या कर रहा है, वो कहता है हम नॉर्मल हालात के अंदर रीजनेबली परसीव्ड कि ये बंदा इस काबिल है कि ये अपनी इंडिपेंडेंट बिजनेस जजमेंट एक्सरसाइज करेगा विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इसका कंपनी से, कंपनी की एसोसिएटेड से, कंपनी की सब्सिडरी से, होल्डिंग से, यानी कि पूरी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन नहीं हो सकती। ये किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर काम नहीं करेगा, ये बाहर से बंदा आएगा। अभी हम देखते हैं कहां से आएगा, क्या कौन बंदे होते हैं ये, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। यहां तक क्लियर है आपको, इंडिपेंडेंट का समझ आ गया, कुछ क्राइटेरिया उसने बताया हमें कि किसी किस्म का कोई रिलेशन ना हो इसका कंपनी के साथ और उस पूरे ट्री के साथ, यानी कि कंपनी, कंपनी की सब्सिडरी, कंपनी की पेरेंट, कंपनी की एसोसिएटेड, उस पूरे ट्री में और इस कंपनी के डायरेक्टर्स, इनमें से किसी के साथ उसका कोई रिलेशन ना हो, और हम समझ सकें नॉर्मल हालात में कि ये बंदा इंडिपेंडेंट बिजनेस जजमेंट यूज कर सकता है विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, यहां तक तो बात थी जेनेरिक कि हम समझेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बगैर बात कर रहा है, अपना जजमेंट अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। वो कहता है ये जो ऊपर हमने आपको बात की है, ये हमें भी पता है कि बड़ी जेनेरिक बात की है। वो कहता है ये स्पेसिफिक सिचुएशंस आ गई हैं, अगर ये राइज हो गई, इनमें वो बंदा फॉल कर गया तो इंडिपेंडेंस उसकी खत्म हो जाएगी। वो जितना मर्जी कह ले कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, उसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। क्या? वो कहते हैं इफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, नो डायरेक्टर शैल बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट। कौन से जी? इफ ही हैज बीन एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, एनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज आर होल्डिंग कंपनी विद इन द लास्ट 3 years। वो कंपनी का इंप्लॉई है या पिछले 3 सालों में रह चुका है कंपनी का, कंपनी की सब्सिडरी का और कंपनी की पेरेंट का, पूरे ट्री में से किसी का अगर वो इंप्लॉई रह चुका है पिछले 3 सालों में, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा कंपनी के लिए। फिर वो कहते हैं अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सब्सिडरी का, एसोसिएटेड कंपनी का या होल्डिंग कंपनी का, पिछले 3 सालों में भी अगर रह चुका है उनमें से किसी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो हम उसको इंडिपेंडेंट नहीं समझेंगे अपनी कंपनी के लिए। यहां तक क्लियर है जी? इसी तरह की कुछ बातें हमने सीसीजी के रूल्स में भी पढ़ी थी। कोई जवाब नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से, या बोर हो रहे हैं या नींद आ रही है आप लोगों को? जी, एसोसिएट में हो सकता है, एसोसिएट की उसने यहाँ पे बात नहीं की है। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। जहां पे जिस कंपनी को रोक रहा है स्पेसिफिकली उसी की बात होगी। एसोसिएट के एम्प्लॉय की बात उसने इसलिए नहीं की है कि एसोसिएट का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। पेरेंट और सब्सिडरी का रिश्ता इतना बड़ा नहीं होता, मतलब उसमें एक सर्टेन क्राइटेरिया, एसोसिएट में कहीं छोटा सा भी रिश्ता बन जाए तो हम कह देते हैं एसोसिएटेड कंपनी है। एंगेजमेंट पार्टनर आपका उस कंपनी के ऑडिटर की बात कर रहे हैं, कंपनी के ऑडिटर की तो सर्टेन अलग से रिस्ट्रिक्शन है, आप कैसे उसको डायरेक्टर बना देंगे जाके? नहीं बन सकता। उसका तो कंपनी के साथ कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ऑडिट वाले पोर्शन में आपने पढ़ना है जाके, या अगर आपने ऑडिट दे लिया तो उसमें पढ़ा होगा जो एलिजिबिलिटीज है टू बिकम ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ये जी इंडिपेंडेंट ही होता है। ये इंडिपेंडेंट बिल्कुल उसी तरह इंडिपेंडेंट होता है जिस तरह हमारे माशरे में शोहर हजरात इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है जी, ये समझ जाए आप। अभी कुछ हम क्राइटेरिया और भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिस्ट में से ये लोग आते हैं। अच्छा जी, अगली बात, वो कहता है अगर उसने कोई सॉरी उसका कोई मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, इफ ही हैज और ही हैज हैड विद इन द लास्ट 3 years। एक आसानी है हमारे लिए, उसने जगह जगह पे पिछले 3 साल की बात की है, हर जगह पे अलग साल नहीं रखे, रख भी लेता तो हम क्या कर सकते थे। तो उसने कहा है अगर उसका पिछले 3 सालों में कोई मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप रहा है कंपनी के साथ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप के खुद इसका कोई रिलेशन है कंपनी के साथ। इनडायरेक्टली कैसे होगा? वो कहते हैं इनडायरेक्टली था कि ये पार्टनर था, मेजर शेयर होल्डर था, या डायरेक्टर था किसी बॉडी का, किसी कंपनी का जिसका रिलेशनशिप था कंपनी के साथ इस तरह का। यानी कि एक तो था कि एक तरफ खुद बैठा है, एक तरफ ये कंपनी बैठी है और आपस में लेन देन कर रहे हैं। एक था कि ये कंपनी है, ये वो डायरेक्टर साहब है, इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है, इनके दरमियान में एक बॉडी आ रही है जिसके ये भाई साहब डायरेक्टर है, पार्टनर है या मेजर शेयर होल्डर है, और उसका आगे रिश्ता है इस कंपनी के साथ, इस दरमियान वाली कंपनी का जिसके थ्रू इसका रिलेशन बन रहा है। मेजर शेयर होल्डर को एक्सप्लेन कर रहा है जनाब कि 10% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग अगर कोई रखता हो तो उसको हम कहते हैं मेजर शेयर होल्डर। मटीरियल बिजनेस रिलेशनशिप को उसने डिफाइन नहीं किया यहाँ पे, और हमारी जिंदगी आसान हो गई कि जजमेंट की बेस पे वो हमसे किसी किस्म की टेस्टिंग नहीं करेगा यहाँ पे सिनेरियो बना के कि क्या ये मटीरियल बिजनेस बन रहा है या नहीं बन रहा। ये हमको ऑडिट नहीं पड़ रहे कि हम देखें कि मटीरियल है या नहीं है। तो मेजर शेयर होल्डर उसने बता दिया कि 10% या उससे ज्यादा पे मेजर शेयर होल्डर होगा। अगली बात रेम्यूनरेशन की कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कहता है अगर उसने रिसीव की है रेम्यूनरेशन इन द लास्ट 3 years प्रीसीडिंग हिज अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर, अपनी इस डायरेक्टरशिप की जो टेन्योर उसका स्टार्ट हो रहा है डायरेक्टर अपॉइंट होने से पहले पिछले 3 सालों में अगर इसने कोई रेम्यूनरेशन रिसीव की है कंपनी से किसी भी फॉर्म में, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अगली बात अब हम पढ़ते हैं। ये जो उसने बात की है ना, ये एडिशनल रेम्यूनरेशन एक्सक्लूडिंग रिटायरमेंट, इसको भी इग्नोर कर दें। ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको भी इग्नोर कर दें। इससे पहले वाली बात पढ़े और फिर आगे चलें। कहता है इफ ही हैज रिसीव्ड रेम्यूनरेशन इन द लास्ट 3 years प्रीसीडिंग हिज अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टर्स फी, डायरेक्टर्स फी के अलावा अगर उसको कोई पैसे मिले हैं तो ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। या अगर उसने पार्टिसिपेट किया है इन द कंपनीज स्टॉक ऑप्शन स्कीम या किसी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे स्कीम में पार्टिसिपेट किया पिछले 3 सालों में, तो भी ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहेगा। ये हम ये नहीं कह सकते कि ये इंडिपेंडेंट है। यहां तक बात आसान है जी, क्लियर है। अब आते हैं जो हाईलाइटेड पोर्शन है। वो कहता है या उसने रिसीव की है एडिशनल रेम्यूनरेशन, कोई एडिशनल रेम्यूनरेशन उसने रिसीव किया है कंपनी से, तो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। अब एक्सक्लूड किसको कर रहा है? कहता है एक्सक्लूडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स फ्रॉम द कंपनी।
अब कुछ टाइप ऑफ कंपनीज होती हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है, वहां पे अगर कोई बंदा रिटायर हो जाए तो ताहयात पेंशन मिल रही होती है, गवर्नमेंट वाली पॉलिसी चल रही होती है। तो उस केस में वो कहता है ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं ये उसकी इंडिपेंडेंस को हिट नहीं कर रहे, इसकी वजह से इंडिपेंडेंस खत्म नहीं हो रही, इसको हम रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं समझ रहे इस सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, रेम्यूनरेशन उसने ली है, लेकिन अगर रिटायरमेंट बेनिफिट है उस रेम्यूनरेशन में तो इसका मतलब है वो इंडिपेंडेंट ही है। और दूसरा, अगर उसने परफॉर्मेंस रिलेटेड पे स्कीम में गया है या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में गया तो भी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, या उसने एडिशनल रेम्यूनरेशन लिया अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टर फी तो भी वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। क्लियर है जी। अगला पॉइंट वो बता रहा आपको, अगर वो क्लोज रिलेटिव है कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर या मेजर शेयर होल्डर का, अगर इनका क्लोज रिलेटिव है तो भी हम ये नहीं कह सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। क्लोज रिलेटिव का मतलब क्या है जी, वो कहता है स्पाउस, डिसेंडेंट्स एंड सिबलिंग। हमेशा याद रखें, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, जहां पे भी रिलेटिव की बात आएगी साथ ही वो एक्सप्लेन करेगा कि इस सेक्शन में इस पॉइंट में रिलेटिव का मतलब क्या है। तो यहां उसने एक्सप्लेन कर दिया कि रिलेटिव में कौन कौन आ सकता है। अगली बात वो क्या कर रहा है जनाब, वो कहता है अगर वो होल्ड करता है क्रॉस डायरेक्टरशिप या उसके सिग्निफिकेंट लिंक्स हैं विद अदर डायरेक्टर्स, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लोग बाकी बैठे हैं, जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं, अगर उसके साथ इसके सिग्निफिकेंट लिंक्स हैं या क्रॉस डायरेक्टरशिप है तो भी इसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। ये क्रॉस डायरेक्टरशिप क्या होती है, कोई किसी को आप में से आइडिया है क्रॉस डायरेक्टरशिप के बारे में? जी एनीवन? दूसरी कंपनी में डायरेक्टर तो है, लेकिन क्रॉस डायरेक्टरशिप क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, इस बंदे को हमने साथ साहब को लेके आना है और कंपनी में बनाना है डायरेक्टर, हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, और मोहसिन साहब हमारे पास इसी कंपनी के अंदर एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं, हम कहते हैं मोहसिन के साथ साथ के कोई सिग्निफिकेंट लिंक्स ना हो या क्रॉस डायरेक्टरशिप ना हो। सवाल आता है क्रॉस डायरेक्टरशिप क्या है। एग्जैक्टली मुबीन साहब, इंडिपेंडेंट एंड एग्जेक्टिव वाइस वर्सा। मोहसिन साहब एक और कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं जहां पे मोहसिन साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और साथ भी उसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, लेकिन वहां पे ये एग्जेक्टिव डायरेक्टर है। अब इस कंपनी में हम आए तो यहाँ पे पता चला कि मोहसिन साहब एग्जेक्टिव डायरेक्टर है, लेकिन साथ को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। तो एक बंदा एक कंपनी में एग्जेक्टिव, दूसरी में इंडिपेंडेंट, दूसरा बंदा उसी कंपनी में एग्जेक्टिव और जो जिसकी पहले की हम बात कर रहे थे वो वहां पे इंडिपेंडेंट। तो वो कहता है इस तरह की अगर क्रॉस आपकी डायरेक्टरशिप बन रही है तो इसकी वजह से इसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। मकसद क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपने बिठाना होता है लिस्टेड कंपनीज के अंदर, एक मतलब जिस बंदे का अपना पर्सनल बेनिफिट ना हो, इंटरेस्ट ना हो कंपनी में, उस हिसाब से आपने लेके आना होता है कि ये पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल गेन के बगैर डिसीजन करेगा, तो आपने वो बंदा लेके आना होता है। अगर साद और मोहसिन आमने सामने कुछ कंपनीज में एग्जेक्टिव इंडिपेंडेंट बैठे हैं तो एक जगह पे जो एग्जेक्टिव है वो इंडिपेंडेंट को कहेगा यार यहाँ पे आप मेरे हक में वोट दें, मुझे बेनिफिट दें, जिस कंपनी में मैं इंडिपेंडेंट हूँ वहां पे मैं आपको उसमें वोट दूंगा। इसलिए क्रॉस डायरेक्टरशिप को उन्होंने इस क्राइटेरिया से निकाल दिया। उनका अगर क्रॉस डायरेक्टरशिप है तो ये भाई साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। क्लियर है जी। अगली बात वो क्या कर रहा है, वो कहता है अगर इसने सर्व कर दिया हो ऑन द बोर्ड फॉर मोर देन 3 कंसेक्टिव टर्म्स, अगर 3 कंसेक्टिव टर्म से ज्यादा ये डायरेक्टर बने हैं तो इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। आपको याद होगा पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर उसने ये 3 की बजाय 2 टर्म्स कही थी, और यहाँ पे वही बात वो कर रहा है। वो कहता है फॉर मोर देन 2 कंसेक्टिव टर्म्स इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर के केस में 2 टर्म्स कही थी उसने, अदर देन पब्लिक सेक्टर में 3 टर्म्स की बात कर रहा है। फिर वो कहता है अगर ये भाई साहब नॉमिनी डायरेक्टर हो, नॉमिनेटेड अंडर सेक्शन 164 एंड 165, तो इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम नहीं कह सकते। जी वो पूरा है मुबीन साहब, बिल्कुल पूरा है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि उसमें से कुछ शॉर्ट करके मैंने चीजें आपको पढ़ाई हैं, आपने एक दफा रीड उसको जरूर कर लेना। आपने नहीं नहीं आपने बेरक से रीड उसको जरूर कर लेना एक दफा। इंपॉर्टेंट चीजें सारी मैंने नोट्स के अंदर शामिल कर दी है वैसे। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है जनाब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है। फिर उसने आगे आगे कहा है कि ABC के अंदर जो अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो टाइम पीरियड जहां जहां पे 3 साल लिखा है वहां पे उसका मतलब 2 साल होगा। पब्लिक सेक्टर कंपनी के केस में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो गवर्नमेंट का इंप्लॉई नहीं होना चाहिए, कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होना चाहिए। अब इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आप वो रूल्स वाले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगे। वहां पे हमने इतना खुला इसको एक्सप्लेन नहीं किया था जितना यहाँ पे हम इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, फिर वो कहता है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट किया जाएगा जिस तरह आप सेक्शन 159 में बाकी डायरेक्टर इलेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इसका आप जब लिस्ट भेजते होते हैं अपने मेंबर्स को कि ये कैंडिडेट्स हैं, उसके साथ आप स्टेटमेंट एक बताते हैं कि ये फला फला हमारा उम्मीदवार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फला फला सेक्शन के तहत हमारा होना जरूरी है, इसलिए आप इसको भी वोट देके कामयाब करें ताकि आपकी खिदमत कर सके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आके। क्लियर है जी। ये तो थी एक बात, सेक्शन 166 की एक चीज उसने हमें बताई है। अब इस सेक्शन में जो दूसरी चीज वो एड्रेस कर रहा है वो क्या है, उसके लिए हम आते हैं सब सेक्शन 1 में। वो कहता है ये इंडिपेंडेंट जो आपने इतना सख्त क्राइटेरिया रख दिया, आपने बता दिया कि ये फरिश्ता सीरत इंसान जिसका कंपनी से कोई दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी, कोई ताल्लुक ना हो, कंपनी के जो पेरेंट कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, उनके साथ भी ताल्लुक ना हो, ये आएगा कहां से? वो कहता है ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपने अपॉइंट करना होता है ना, अंडर एनी लॉ, रूल्स और रेगुलेशन और कोड जिसकी हम बात करके आए हैं, इसको आपने सिलेक्ट करना है फ्रॉम अ डेटा बैंक। एक डेटा बैंक बनाया जाएगा, उसके अंदर इन लोगों के नाम, पते और क्वालिफिकेशन होगी, हु आर एलिजिबल एंड विलिंग टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमें नहीं है सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं देखना कि ये इसका कोई ताल्लुक नहीं बन रहा तो कहीं गली से जाता हुआ बंदा उठाया और कहा आए आप हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाए। वो कहता है इसके लिए उस बंदे की एक सर्टेन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सर्टेन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसका नाम
एक पैनल में शामिल किया जाएगा। इसके लिए एक अलग से पैनल बनाया जाएगा। उस पैनल में जिस बंदे का नाम शामिल होगा उसको आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं। पहली शर्त उसका नाम पैनल में हो, दूसरी शर्त फिर ये बाकी सारी कि वो इंडिपेंडेंट भी है आपके लिए या नहीं है। और ये पैनल कहाँ पे होगा, कहाँ से मिलेगा आपको? वो कहते हैं ये पैनल मेंटेन किया जाएगा किसी ऐसे इंस्टीट्यूट, बॉडी और एसोसिएशन की तरफ से जिसको कमीशन की तरफ से नोटिफाई कर दिया जाए, जिसकी एक्सपर्टीज हो, एक्सपीरियंस हो इस तरह की डेटा बैक मेंटेन करने में, और वो अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको पोस्ट करेंगे। अब हम किताबी चीजें नहीं पढ़ रहे, साथ प्रैक्टिकल चीजें भी देख रहे हैं, तो अपने पास नोट करें, कमीशन की तरफ से जो नोटिफाइड इसके ऊपर इंस्टीट्यूट है वो है पीआईसीजी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसको ये पावर दी है कमीशन ने कि वो एक पैनल बनाएगा और अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगा पूरी लिस्ट उन लोगों की जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के अहल भी हैं और विलिंग भी हैं कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने। ये पावर पाकिस्तान अपना एसईसीपी ने दी है जी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पीआईसीजी को। पीआईसीजी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उन्होंने ये लिस्ट मेंटेन की हुई है पाकिस्तान में कि जो बंदे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं वो पीआईसीजी के पास जाते हैं, उसका एक सर्टन रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करते हैं तो उनका नाम लिस्ट में आ जाता है। अब लिस्टेड कंपनी भी पीआईसीजी के पास जाती है, वो लिस्ट लेती है, उस लिस्ट में से कोई बंदा वो चूज करते हैं जिसको अपना उम्मीदवार बनाना होता है और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने बिठाना होता है। उसके लिए अलग से रेगुलेशंस हैं, वो हमारे सिलेबस के अंदर शामिल है, वो भी हम देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक ही वो है डिस्कशन का। वो कहते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ड्यू डिलीजेंस की, इस बंदे को सिलेक्ट करने से पहले कि क्या ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट होगा या नहीं, तो वो कहते हैं ये प्योरली उस कंपनी की जिम्मेदारी है। इसमें ना एसईसीटी का कोई रोल है ना पीआईसीजी का कोई रोल है। उन्होंने एक लिस्ट बना दी है, उस लिस्ट में से जो बंदा लेना है क्या वो आपके लिए इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये आपका काम है देखना। गवर्नमेंट उसको अपॉइंट कर रही है, गवर्नमेंट का काम है देखना। कंपनी अगर कोई अपॉइंट करिए, कंपनी का काम है देखना। ऑब्वियसली उस लिस्ट में तमाम लोग तमाम कंपनीज के लिए इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर हमारे मोहसिन साहब का नाम उस लिस्ट में शामिल है, पता चला मोहसिन साहब ने अपनी भी एक कंपनी बनाई है या इसके भाई ने, इसके फादर ने कोई कंपनी बनाई है, तो ऑब्वियसली उसके लिए ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। लेकिन किसी थर्ड कंपनी के लिए जिसके साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है उसके लिए इंडिपेंडेंट होंगे। फॉलो कर रहे हैं जी बात को? तो ये एक पैनल बनाया जाएगा, उस पैनल में से इन लोगों को इलेक्ट किया जाएगा एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आखिर पे आके उसने एक बात की थी कि कोई भी बंदा इस डेटा बैंक में से जो सब सेक्शन 1 में बताई गई है उसमें से उसका नाम सिलेक्ट नहीं किया जाएगा विदाउट हिज कंसेंट इन राइटिंग, उसकी कंसेंट लिए बगैर। अब उस पैनल में नाम शामिल होने का क्या क्राइटेरिया है, उसका तरीका क्या है, मैनर एंड प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द डेटा बैंक, जो इस क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन को फुलफिल करें, वो कहते हैं इट शैल बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन। कमीशन ने उसको स्पेसिफाई करना है। और जब हम जाते हैं उस क्राइटेरिया पे कि कमीशन ने क्या वो क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया है, तो उसके लिए हमें रेगुलेशंस पे जाना पड़ता है। और वो रेगुलेशंस पहले तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होती थी, पिछले 1 साल से उसने सिलेबस का पार्ट बनाई है, जिसको हमने पहले दिन देखा था। आपके ग्रिड ए के अंदर मौजूद है, अगर आपके सामने आपकी वो सिलेबस की लिस्ट मौजूद हो, उसमें लिखा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रेगुलेशंस। तो अब हम चलते हैं जो उनकी तरफ के कमीशन ने वहां पे उसके बारे में क्या बताया हुआ है। अच्छा जी, ये आपके सामने आ गई मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रेगुलेशंस। बिल्कुल बेयर एक्ट फॉर्म में आपके सामने मौजूद है, कोई इसमें एडिशन डिलीशन नहीं है, आपकी किताब में भी इसी तरीके से शामिल है। आप देख रहे हैं सिर्फ 5 पेज हैं, बड़ी आसान सी बातें इसमें लिखी हुई हैं, कोई मुश्किल बात इसके अंदर नहीं लिखी है। रेगुलेशंस का नाम क्या है जी, वो आपके सामने है कि मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रेगुलेशन 2018। सेक्शन 1 की उसके टाइटल एंड कमेंसमेंट का बताता है कब से होगा। सेक्शन 2 मैंने आपको बताया था 90% केसेस के अंदर डेफिनेशन के बारे में होता है। डेफिनेशन बताइए, कोई ऐसी सच इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसके अंदर नहीं है, एक दफा आपने देख लेनी है। रेगुलेशन 3 से पढ़ना शुरू करते हैं। रेगुलेशन 3 में वो बात कर रहा है डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। वो कहता है जनाब सेक्शन 166 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट या एसोसिएशन जिसको नोटिफाई कर दिया जाएगा कमीशन की तरफ से, और वो मैंने आपको बताया किसको नोटिफाई किया गया है, पीआईसीजी को, दैट इंस्टीट्यूट शैल क्रिएट एंड मेंटेन द डेटा बैंक। इन रेगुलेशंस ने कमीशन को पावर दी कि कमीशन नोटिफाई करेगा। वो नोटिफाई इन रेगुलेशंस के तहत नहीं किया, वो नोटिफिकेशन अलग है। तो पीआईसीजी को नोटिफाई कर दिया गया, उन्होंने क्रिएट करनी है और मेंटेन करनी है डेटा बैंक। अब वो कहते हैं डेटा बैंक के ऊपर हम सब सेक्शन 1 में आपको बता रहे हैं, सब अपना रेगुलेशन 1 के अंदर आपको बता रहे हैं, कम से कम उसके अंदर ये डिटेल्स होनी चाहिए इन लोगों की जिनकी वो डिटेल अपना लिस्ट आप बना रहे हैं। और वो लंबी चौड़ी उसने बता दी, नाम क्या है, सीएनआईसी या पासपोर्ट नंबर क्या है, एनटीएन, जेंडर, काम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस क्या है, अभी किस जगह पे काम कर रहे हैं, उसका करंट सर्विस डेजिग्नेशन क्या है, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एक्सपीरियंस क्या है, उसका कहाँ से उसका ताल्लुक है, किस शहर में वो बंदा मौजूद है, किन कंपनीज के अंदर वो अभी डायरेक्टर है या इससे पहले डायरेक्टर रह चुका है, और उन कंपनीज में उसकी नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप क्या है, एग्जेक्टिव है, नॉन एग्जेक्टिव है, इंडिपेंडेंट है, क्या है, और डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम उसने क्या अटेंड किया है, डिटेल उसकी क्या है, अटेंड किया है या उसकी एग्जाम्शन ली है। डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वही जिसकी हमने सीसीजी के अंदर बात की थी, डीटीपी, डीटीपी जो लेना होता है उसके बारे में बात की थी, ये उसने अटेंड किया है या नहीं किया। ये तमाम जो डिटेल्स उसने पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट हमें बताई है, ये इन तमाम लोगों की मेंटेन होनी चाहिए पीआईसीजी के पास, जिसने ये लिस्ट मेंटेन करनी है। अब वो कहते हैं ये जो इंस्टीट्यूट है, ये मैं इंस्टीट्यूट के लिए पीआईसीजी का वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये डेटा बैंक को अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेगा और इंश्योर करेगा कि ये जो बेसिक पर्टिकुलर्स हैं जो ऊपर उसने बताए हैं सब सेक्शन 2 के अंदर, ये मतलब उनके लिए एक्सेसिबल हो जो कंपनीज इस लिस्ट में से आके को बंदा इलेक्ट करना चाह रही है।
और डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कर लें। मतलब जो जो डिटेल उनको इजीली यहाँ से मिल सकती है, उनको ईज देनी है इस वेबसाइट के ऊपर, उनको मौजूद रहनी चाहिए। ये जो इंस्टीट्यूट है ये एक्सेस देगा कंपनीज को, जिन कंपनीज ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने बोर्ड में लेके जाने हैं, उनको एक्सेस दी जाएगी इस डेटा बैंक तक, जो डेटा बैंक इन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मेंटेन की है। कमीशन से इजाजत के बाद पीआईसीजी कोई रीजनेबल फी भी फिक्स कर सकते हैं कि जिस कंपनी ने इस लिस्ट में से कोई बंदा लेना है वो पीआईसीजी को कोई फीस पे कर दे। तो कोई रीजनेबल सी फी होगी, कोई बहुत ज्यादा फी नहीं होती, जिन्होंने ये लिस्ट लेनी होती है वो फी पे करके लिस्ट जाके कंपनियां पीआईसीजी से ले लेती हैं। अब अगला सवाल ये आता है, पहला उसने हमें बता दिया, इसके अंदर आपने एक लिस्ट बना लेनी है कौन कौन सी चीजें उसने डिस्कस की है। पहले उसने ये बताई कि ये इंस्टीट्यूट जो है ये लिस्ट मेंटेन करेगा। अब दूसरे एंगल से आए, आपके दिल के अंदर अगर ख्वाहिश मौजूद है कि आप कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने, तो आपके पास क्या होना चाहिए इस लिस्ट में शामिल होने के लिए, इसका क्राइटेरिया क्या है, वो रेगुलेशन 4 के अंदर आगे बता रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी उन लोगों का जो इस लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं। वो कहते हैं ये जो एजुकेशनल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स हैं जो वो फुलफिल करेंगे। क्या? वो बंदा जिसके पास ग्रेजुएट डिग्री है किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड है एचईसी की तरफ से, या वो मेंबर है किसी प्रोफेशनल बॉडी का, यानी कि ग्रेजुएट हो या मेंबर हो किसी प्रोफेशनल बॉडी का, ये एजुकेशनल रिक्वायरमेंट हो उसके पास, और उसके पास हो जनाब एटलीस्ट 5 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस, यानी कि ग्रेजुएट या किसी बॉडी का मेंबर प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका। किस में होना चाहिए जी एक्सपीरियंस? वो उसने बता दिया, फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिन, रिसर्च, यानी कि इनमें से किसी में भी जो रेलिवेंट फील्ड है कंपनी के बिजनेस से रेलिवेंट, उसमें उसका 5 साल का एक्सपीरियंस हो, और वो ग्रेजुएट हो या मेंबर हो किसी प्रोफेशनल बॉडी का। प्रोफेशनल बॉडी क्या है उसने इसी रेगुलेशन में एक्सप्लेन कर दिया। हमें ये एक्सप्लेनेशन पढ़े बगैर ही हमारे सामने सबसे बड़ी एग्जांपल प्रोफेशनल बॉडी की है जी आईकैप। आईकैप इज अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी। इसके जो मेंबर्स हैं, जो आईकैप के मेंबर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो एलिजिबल हैं टू बिकम या टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अगर उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो इन रेलिवेंट फील्ड्स में जो उसने बताई है। प्रोफेशनल बॉडी को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर पाकिस्तान में स्टैब्लिश हुई है तो उसका अलग से लॉ होना चाहिए, या एक नेशनल रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल होनी चाहिए जिस तरह आईकैप की है, काउंसिल है जिसके अंदर आईकैप चलता है, और इनका एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए मेंबरशिप देने का। और आपको पता है उस क्राइटेरिया का, वही क्राइटेरिया मीट करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे होकर बैठे हैं कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं कि क्राइटेरिया मीट होगा तो आपको मेंबरशिप दी जाएगी आईकैप की। और अगर पाकिस्तान से बाहर है तो वो कहते हैं कि किसी जो इंटरनेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटेंट्स है उस रेलिवेंट फील्ड की, उसकी वो मेंबर हो, वो जो प्रोफेशनल बॉडी है, तो हम इसको कहेंगे कि इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है। क्लियर है जी? तो प्रोफेशनल बॉडी इसको अलग से पढ़ना है, ये जो चीज उसने आपको बताई है, और जो क्राइटेरिया आपको बता रहा है ये कि ग्रेजुएट है या मेंबर है, प्लस उसके पास 2 के अंदर जाके बताया 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। तो आप में से कोई बंदा अगर बनना चाहता है तो जिस दिन आप क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे, उसके 5 साल बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए। दूसरा, वो कहते हैं अगर उसके पास कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस है एक या एक से ज्यादा फील्ड में, और दोबारा से वही फील्ड उन्होंने बताई, जब 15 साल का एक्सपीरियंस उसके पास आ गया तो फिर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट वो नहीं रख रहा कोई। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जहां पे रखी है वहां पे उसने एक्सपीरियंस 5 साल रखा है, और जहां पे एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे उसने 15 years का एक्सपीरियंस रखा है, और वो कहता है वो बंदा विलिंग भी हो टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नहीं भाई, ये सिर्फ इसी खाते में आता है जो आई क्या कहता है कि मैंने डिग्री आपको तभी देनी है जब 3.5 साल के आर्टिकल्स करेंगे, इसके अलावा किसी खाते में नहीं आता ये एक्सपीरियंस। आपका जो काउंट है वो आपके क्वालिफिकेशन के बाद ही शुरू होगा। ये ट्रेनिंग पीरियड है, आप ट्रेन हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा जी, तो वो विलिंग भी हो बंदा, और साथ वो कंफर्म भी करे कि जनाब अगर मुझे अपॉइंट किया जाएगा तो मैं एक रीजनेबल टाइम दूंगा कंपनी को। ऑब्वियसली मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठना है तो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं कंपनी को दूं, जब भी कंपनी की कोई मीटिंग हो और उसमें डिसीजन मेकिंग का जो पार्ट बनना है, जितना मेरे से रिक्वायर्ड टाइम होगा वो मैं कंपनी को दूंगा। आगे वो कह रहे हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जब इनको अपॉइंट कर दिया जाएगा तो इन्होंने डीटीपी डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना है, अटेंड करना है, या उसकी एग्जाम्शन लेनी है कमीशन से। जो रिक्वायरमेंट्स आपको बताई थी सीसीजी के अंदर हम पढ़ के आए थे, रेगुलेशन 20 ऑफ सीसीजी जो उसने बताया, 12 महीने के अंदर अंदर या एग्जाम्शन ले ले या वो डीटीपी अटेंड कर ले, वो डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर वो कहते हैं ये जो इंस्टीट्यूट है ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इस डेटा बैंक में जो भी उसने बताया है, क्राइटेरिया इस इन रेगुलेशन ने बता दिया है, जो प्रोसेस है रजिस्टर होने का वो पीआईसीजी अपनी वेबसाइट के ऊपर बताएगा कि क्या क्राइटेरिया है। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट 5 साल के एक्सपीरियंस वाला आना चाहता है तो बताएंगे कि ये फॉर्म है, ये फिल करके हमें दें, इतनी फीस है, ये पे करें, ये प्रोसीजर है, ये फॉलो करें, आपका नाम हम इस लिस्ट में शामिल कर लेंगे। और यहाँ पे भी वो कहते हैं कि कोई फी फिक्स की जा सकती है विद द अप्रूवल ऑफ द कमीशन। अगर किसी बंदे ने अपना नाम करवाना है तो कोई फी पीएचईजी को आपको पे करनी पड़ेगी। फिर वो कहते हैं कोई भी बंदा जिसका नाम इस डेटा बैंक में शामिल कर दिया जाएगा, उसने जो इन्फॉर्मेशन देनी है, जो फॉर्म फिल करवाते होते हैं ना, उस फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन देनी है उसका जिम्मेदार ये खुद है, उसके लिए पीआईसीजी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बंदा अगर बोल रहा है और अंडरटेकिंग नीचे देते होते हैं तो उस अंडरटेकिंग का मतलब ये होता है कि ये बंदा सच बोल रहा है। जी 2019 की आ गई है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशंस, इससे पहले 17 की थी तो अभी तक उसने यहाँ पे इसको अपडेट नहीं किया। तो अब हमने 2019 का ही रेफरेंस लेना है, सीसीजी की जो रेगुलेशन है। अगर रेगुलेशन नंबर वहां पे चेंज हो गया तो यहाँ पे रेगुलेशन नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन डीटीपी की रिक्वायरमेंट एज इट इज वहां पे मौजूद है। क्लियर है जी? तो कई दफा ऐसे होता है कि लॉ आपका चेंज हो जाता है। अब ये देखें ना, ये आपकी जो रेगुलेशन है ये कौन सी है, ये कब आई थी? 2018 में जब ये आई थी तो तब सीसीजी था 2017 वाला। अब सीसीजी को तो उन्होंने रिवाइज कर दिया, लेकिन उसके मुताबिक जो रेगुलेशन और इशू हुई थी उनको रिवाइज नहीं किया, तो यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस की हद तक आपने चीज को चेंज कर लेना, अपडेट कर लेना। क्लियर है जी? अच्छा, अब अगली बात बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ। वो कहता है हर कंपनी
खुद रिस्पॉन्सिबल है कि वो ड्यू डिलीजेंस कर ले, किसी बंदे का नाम यहाँ से सिलेक्ट करने से पहले कि उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम अपॉइंट कर रहे हैं तो क्या वो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। वो कहता है हर कंपनी उस जिस बंदे को उन्होंने अपॉइंट करना है ना, उससे एक अंडरटेकिंग लेंगे, एक स्टैम्प पेपर के ऊपर अंडरटेकिंग लेंगे, और वो बंदा लिख के देगा कि मैं रेगुलेशन 1 की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करता हूं, और उसके साथ जो रिक्वायर्ड अपना डॉक्यूमेंट्स है वो भी देगा कि देखें ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इतना है। पीआईसीजी ने कुछ वेरीफाई नहीं करना, उनकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस कोई इतना कम्प्लेक्स नहीं है। वो कहते हैं कंपनी ने खुद वेरीफाई कर लेना, ड्यू डिलीजेंस कर लेनी है, और सबसे मजे की बात आगे वही कर रहा है। वो कहता है इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट के ऊपर ये डिस्क्लेमर दे देगा, और डिस्क्लेमर क्या है, कहता है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी कंपनी appointing independent director to exercise due diligence in terms of requirement of the act or applicable law for the purpose of selecting a person from the data bank। आगे बात क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं किसी बंदे का नाम इस डेटा बैंक में आने का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी गारंटी दे रहे हैं कि वो बंदा एलिजिबल भी है, या उसके जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं वो एक्यूरेट है या रिलायबल है या नहीं है। बड़ी मुहिक्का केस बात उन्होंने की है कि हम उसकी रिलायबिलिटी एक्यूरेसी को गारंटी नहीं कर रहे, हम इंश्योर नहीं कर रहे, आप खुद कर लें, हम आपको सिर्फ एक पैनल दे रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं, जिस बंदे के नाम पे टिक लगाएंगे वेरीफाई आपने खुद कर लेना है। कहता है इंस्टीट्यूट शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ। इनमें से किसी बंदे की तरफ से अगर किसी लॉ की खिलाफ वर्जी की जाती है, कॉन्ट्रावेंशन करते हुए नाम उसने लिस्ट में शामिल करवा दिया है, तो इंस्टीट्यूट उस चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब आप किसी बंदे को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे अपना लिस्ट में से उसका नाम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो खुद वेरीफाई कर लीजिएगा, हमारे ऊपर नहीं रहना। ठीक है जी, मतलब पंजाबी में कहते हैं ना, जागते रहना साढ़े दिन रहना। ये इंस्टीट्यूट ने वही बात की है कि जागते रहिएगा, हमारे ऊपर रिलाई ना कीजिएगा, हम सिर्फ लिस्ट दे रहे हैं, वेरीफाई करने वाला काम आपका अपना है। क्लियर है जी। आगे वो बता रहा है कि जो आपने नाम अपना शामिल करवाना है उसका प्रोसीजर क्या है। वो कहते हैं जो भी ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो अप्लाई करेंगे इंस्टीट्यूट को अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। अच्छा, अब तीसरी बात जो इसके अंदर बताई है, वो कहते हैं डेटा बैंक के अंदर नाम शामिल करने के लिए एवरी डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इंस्टीट्यूट, जिसको कमीशन की तरफ से ऑथोराइज किया गया है कि वो डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्ड कर सकते हैं, वो जब भी डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अपना हेल्ड करेंगे, जब भी वो कंप्लीट हुआ तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो पीआईसीजी को इंडिपेंडेंटली इन्फॉर्मेशन भेज देंगे कि हमारे पास फलां फलां लोगों ने आके डीटीपी कंप्लीट किया है, बताएंगे कौन सा डायरेक्टर है, उसका नाम क्या है, कंप्लीशन क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है। अब तीसरी चीज क्या है, कमीशन ने लिस्ट बनाने का काम दिया है पीआईसीजी को। कमीशन ने डीटीपी की जो ट्रेनिंग होती है ना, डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, वो भी ऐਵੇਂ नहीं है कि कोई भी जाके उठ के करवाना शुरू कर दे। अगर किसी ने डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाने हैं तो वो कमीशन से जाके इजाजत लेगा कि हम एलिजिबल हैं कि हम आपके डायरेक्टर्स को आपकी इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ट्रेन कर दें। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, आईकैप भी डीटीपी करवाता है, डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम आईकैप के भी होते हैं, लम्स वाले भी करवा रहे हैं, कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस तरह का प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो ये अब देखें एक ट्रायंगल बन गई है कि एसईसीपी बैठा है, उसने पीआईसीजी को लिस्ट बनाने का कहा है कि और डिफरेंट आपके इंस्टीट्यूट हैं जिनको इजाजत दी है डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाने की, वो प्रोग्राम करवाते हैं, डीटीपी को बताते हैं, उस लिस्ट में लोगों के नाम आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह का एक डिफरेंट अपना इंस्टीट्यूट को मिला के ये सिस्टम उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बनाया हुआ है। तो डीटीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो लोग कर रहे होंगे वो साथ साथ पीआईसीजी को अपडेट कर रहे होंगे, उस इंस्टीट्यूट की तरफ से ही पीआईसीजी को अपडेट किया जा रहा होगा। तो एंड पे आके उन्होंने कहा जनाब किस बंदे का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। वो आगे उसने इन एलिजिबिलिटीज बता दी हैं कि अगर कोई बंदा इन एलिजिबल है टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो सेक्शन 153 हमने पढ़ा था, या उसको कमीशन की तरफ से रोका गया है कि वो किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, या अगर कन्विक्टेड पर्सन है, ये भी सेक्शन 153 में एज इट इज हमने पढ़ा था कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ से वो कन्विक्टेड है, किसी जुर्म में सजा याफ्ता है, किसी इन्वेस्टमेंट्स को मिसमैनेज किया उसने, उसमें कन्विक्शन हुई है, उसको सजा हुई है मिसमैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स किसी भी कैपेसिटी में, अगर इन्वेस्टमेंट्स को मिसमैनेज किया उसने, या वो कहते हैं किसी ऐसी कंपनी की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व था जिसका लाइसेंस रिवोक कर दिया गया है, या जो लिक्विडेशन में चली गई है, या इस तरह की कोई मिसमैनेजमेंट की प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट चल रही हैं, या वो कहते हैं अगर उसने नैब के साथ कोई प्ली बार्गेन अरेंजमेंट किया है, जिसको मुकमुका कहते हैं, अगर नैब के साथ मुकमुका किया है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। तो इन रेगुलेशंस में ये एंड पे आके जो पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी प्रैक्टिकल सिनेरियो में वो पूछ ले और एंड पे जाके आसान सवाल दे दे कि कौन लोग हैं जी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की उस पैनल वाली जो लिस्ट है, वो जो पैनल है उसमें उनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा, किस बेस पे नहीं किया जाएगा। तो ये 5 पॉइंट्स आपके सामने, इनको आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। ये इतनी सी रेगुलेशन है आपकी मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, इससे ज्यादा इसके अंदर और कोई बात नहीं बताई। कुछ मुश्किल तो नहीं लगा अभी तक आपको? जी, याद रखने वाली चीजें ज्यादा हैं, आप अभी तक देख रहे हैं टेक्निकल समझने वाली चीजें कम है कंपैरेटिवली, तो याद रखने वाली चीजें ज्यादा हैं, और याद आपकी हमेशा तब होती हैं जब बार बार आप किसी चीज को पढ़ते हैं। तो हमारे जो सिलेबस था, जो ग्रिड ए थी, उसमें आप एक टॉपिक को टिक कर सकते हैं कि हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो रेगुलेशन थी उनको हमने पढ़ लिया है जी। तो अब हम आते हैं वापस अपने कंपनीज एक्ट की तरफ, सेक्शन 166 तक, और उससे रेलिवेंट जो रेगुलेशंस थी हम रीड कर चुके हैं, अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। इससे आगे हमने चलना है। आगे चलने से पहले अगर 5 मिनट का हम ब्रेक ले लें तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जी। तो 5 मिनट बाद मिलते हैं, ब्रेक। जी मैं कर देता हूँ, साथ में कर देता हूँ, रेगुलेशन ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। कोशिश करके आप तमाम लोग बुक भी खरीद लें, बुक आ गई है, अवेलेबल है।
जी भाई साहब, अवेलेबल है तमाम लोग। अच्छा जी। सेक्शन 167, अब हमारे डायरेक्टर्स वाले ये सेक्शन ही चल रहे हैं। ड्यूरिंग द ब्रेक मेरे ज़हन में एक बात आई, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि लॉ में जो स्टूडेंट्स को अमूमन मसला आता है, आप में से अगर कोई वो लोग बैठे हों जिन्होंने ऑलरेडी अटेम्प्ट दी हुई है, तो सबसे बड़ा एक मसला आता होता है लॉ में चीज़ों को लिंक करने का। कि आप आपके सामने है, अभी हमारे चंद लेक्चर हुए हैं, आप देख रहे हैं कि एक चीज़ हम यहाँ से पढ़ते हैं, दूसरी यहाँ से पढ़ते हैं, तीसरी कहीं और से पढ़ते हैं, चौथी कहीं और से पढ़ते हैं। इन चीज़ों को आपस में लिंक करना होता है। जैसे अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को देख लें कि रिक्वायरमेंट उसने सीसीजी में बताई है, क्राइटेरिया उसने कंपनीज एक्ट में बताया है, उसको आगे एक्सप्लेन करने के लिए अलग से रेगुलेशन है। तो आप लोगों ने, मेरी कोशिश है कि मैं आपको क्लास में सारी चीजें लिंक करके पढ़ाऊं कि जहां पे वो सेक्शन आया उससे रेलेवेंट रेगुलेशन हम पढ़े, हम एक ही रोड पे ना चलते जाएं। उस रोड में जितनी शाखें साथ मिल रही हैं वो हम पढ़ते जाएं, क्योंकि उसने क्वेश्चन किसी भी ब्रांच से उठा लिया, किसी रेगुलेशन से उठा लिया और हम सीधे रोड से गुजर गए हुए, तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो कोशिश करके आप लोगों ने अपनी एक ओवरऑल जो ग्रिप रखनी है लॉ के ऊपर, वो ऊपर से ऐसे देखना है, तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे लिंक हो रही हैं। अगर ये आपने कामयाबी से कर लिया, तो आपके लॉ को पास करने के 70% चांसेस बढ़ जाते हैं। कि आपके लिए एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जिनको आइडिया नहीं है डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस का, वो रेगुलेशन को अलग रखते हैं, कंपनीज एक्ट को अलग रखते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। आपके लिए कंपैरेटिवली चीजें आसान होंगी, और ये ओपन बुक होने के बाद ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई है कि लिंक करके चीजों को पूछ रहा है। फॉलो की थी बात आपने मेरी। तो कोशिश करके ये मसला आपने स्टार्ट से ही अपने अपने साथ नहीं होने देना कि सब चीजें लिंक नहीं हो रही। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा सेक्शन 167 है, कॉन्सेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। जो बंदा, जिसको आप अपॉइंट कर रहे हैं या नॉमिनेट कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर, इवन नॉमिनी डायरेक्टर के केस में भी जिस बंदे को नॉमिनेट किया जा रहा है या चीफ एग्जीक्यूटिव साहब है, वो तब तक कंपनी का डायरेक्टर उसको नहीं बना सकते या जबरदस्ती नहीं बना सकते। वो कहते हैं कि जब तक ये बंदा या इंडिविजुअल जो है ये अपनी रिटर्न कॉन्सेंट नहीं देगा कंपनी को इस अपॉइंटमेंट या नॉमिनेशन के लिए, तब तक आप इसको अपॉइंट या नॉमिनेट नहीं कर सकते। जिसको इलेक्ट करना होता है आपने, उसमें तो ऑब्वियसली वो कैंडिडेट बन के खुद आता है। जब आप अपॉइंट या नॉमिनेट कर रहे होते हैं, तब आपको कॉन्सेंट चाहिए होती है। वो कहते हैं ये कोई मशर की शादी नहीं है कि बस जी कह दिया है तो अब क्या कर सकते हैं, या नहीं भी आपने ना भी कर दिया तो फिर भी हो जानी है। वो कहते हैं ये डायरेक्टरशिप है और इसके लिए कॉन्सेंट चाहिए। कॉन्सेंट के बगैर आप किसी बंदे को डायरेक्टर नॉमिनेट नहीं कर सकते, उसको डायरेक्टर के तौर पे कहीं पे पेश नहीं कर सकते। और ये जो कॉन्सेंट इसकी तरफ से दी जाएगी, ये 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास भी आपने फाइल करनी है। वो कहते हैं सिर्फ घर तक बात ना रहे, अब घर से बाहर रजिस्ट्रार को भी उन्होंने शामिल कर लिया कि 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को दे। सेक्शन 168 फिर एक बड़ी मजे की बात करता है। वो कहता है कि अगर कोई बंदा डायरेक्टर बना और 2 4 6 महीने साल उसने काम किया, तमाम काम कर रहा है जो डायरेक्टर्स करते हैं, बाद में हमें पता चला कि इसकी अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव थी, यानी कि अपॉइंटमेंट के टाइम पे एलिजिबल नहीं था टू बिकम द डायरेक्टर, या वो बाद में डिस्क्वालीफाई हो गया, किसी डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल कर गया, तो कहते हैं जिस डेट तक वो बंदा डायरेक्टर था उसने जो काम किए हैं वो वैलिड रहेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं शुरू कर देनी कि 6 महीने साल में जो इसने जितने काम किए उनको रिवर्स करें। आपको उस टाइम पे नहीं पता था जब ये डायरेक्टर बना था कि ये एलिजिबल नहीं है, अब आपको पता चल गया, आप क्या करें, इसकी डायरेक्टरशिप खत्म करने, इसको हटा दें, लेकिन जो काम उसने अब तक किए उनको रिवर्स कर देना बैठ जाइएगा, वो काम उसके अपनी जगह पे वैलिड है। 169 आपको पेनल्टीज के बारे में बताता है, इसको आपने रीड कर लेना है एक दफा। 170 आपको डायरेक्टर्स की रेमुनरेशन के बारे में बता रहा है। डायरेक्टर्स की रेमुनरेशन के बारे में आपको याद हो अगर, तो लिस्टेड कंपनी के केस में हम कोड के अंदर भी एक रेगुलेशन पढ़ के आए थे, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी एक रेगुलेशन थी। तो उसमें भी उसने हमें बताया था कि डायरेक्टर्स रेमुनरेशन के बारे में आपने कोई डिस्क्लोजर देने होते हैं, कोई पॉलिसी बनानी होती है। तो डायरेक्टर्स की जो रेमुनरेशन है उसने दो हिस्सों में उसको डिवाइड किया है इस सेक्शन में। एक, डायरेक्टर्स की जो रेमुनरेशन, अमूमन एक चीज अपने जेहन से, आपके जेहन में जो डिफरेंट मैंने देखा स्टूडेंट्स के माइंड में एक आइडिया होता है कि डायरेक्टर साहब आके बैठे हैं तो पता नहीं कितनी सैलरी ले रहे हैं, बड़े हैवी किस्म के पर्क्स बेनिफिट्स के ऊपर बैठे होते हैं। नहीं, नहीं, डायरेक्टर को डायरेक्टर होने की कोई सैलरी नहीं मिलती है, बीओडी का पार्ट होने की कोई सैलरी नहीं मिलती है। डायरेक्टर बनने के उसको ये बेनिफिट होता है कि जो मीटिंग शीटिंग उसने अटेंड करनी है उसके उसको पैसे मिलते होते हैं, जिसको मीटिंग फी का नाम देते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर की कोई रेमुनरेशन नहीं होती है। अगर वो कोई और काम कंपनी में कर रहा है, उसने कोई पोजीशन संभाली हुई है, तो हम कह सकते हैं कि उसको उसको सैलरी मिल रही है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं। डायरेक्टर होने की कोई सैलरी नहीं होती। ये रेमुनरेशन जो आप उनको दे रहे होते हैं, दो तरह की हो सकती है। एक, जो आपने उसको डायरेक्टर फी देनी है फॉर अटेंडिंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड या कमेटी जिसका आपने पार्ट बनाया है, उसके लिए वो कहता है आपने एक स्केल अप्रूव कर देना है कंपनी की तरफ से या बोर्ड की तरफ से, जिसको पावर दी गई है कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक। जिसके पास ये पावर है, अगर बोर्ड के पास पावर है, बोर्ड ये स्केल डिफाइन कर देगा। अगर मेंबर्स के पास पावर है, मेंबर स्केल डिफाइन कर देंगे, उस स्केल के मुताबिक आप फिर पे कर देंगे। स्केल में क्या होता है, आप बता देते हैं अगर डायरेक्टर का एक्सपीरियंस इतना है तो उसको इतने पैसे देंगे, इतना है तो इतने पैसे देंगे, इस तरह का कोई स्केल आप डिफाइन कर दें। और अगर उस डायरेक्टर से आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज ले रहे हैं, उन एक्स्ट्रा सर्विसेज की आप उसको रेमुनरेशन देंगे। जिन एक्स्ट्रा सर्विसेज में उसने एग्जांपल दिया कि इंक्लूडिंग द होल्डिंग ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन, कि चेयरमैन का ऑफिस उसने होल्ड किया हुआ है, उसके आपने को पैसे देने के, ऑब्वियसली चेयरमैन है तो बाकी डायरेक्टर से ज्यादा को काम कर रहा है, उसकी अगर कोई रेमुनरेशन आपने उसको देनी है, वो भी वो कहते हैं कंपनी अपनी जनरल मीटिंग में तय कर देगी या बोर्ड तय कर देगा, जो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, जिसको ये पावर आर्टिकल्स ने दी है। तो एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए जो रेमुनरेशन है उसका अप्रूवल दिया जाएगा, और डायरेक्टर फी के लिए स्केल का अप्रूवल दिया जाएगा, फिर ये डायरेक्टर फी स्केल के मुताबिक पे की जाएगी। क्लियर है जी। सेक्शन 171 आपको बताता है कि डायरेक्टर का ऑफिस खाली कब होगा। वो कहते हैं डायरेक्टर शैल इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस। इप्सो फैक्टो प्योर लॉ की टर्म है, जिसका मतलब है बाय द फैक्ट इटसेल्फ, यानी कि ऑटोमेटिकली।
डायरेक्टर का ऑफिस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा अगर वो सेक्शन 153 की किसी इनएलिजिबिलिटी के अंदर फॉल कर गया, जिसमें हमने पढ़ा था कि जनाब कोई अनसाउंड माइंड है तो उसको डायरेक्टर नहीं बना सकते। आपने डायरेक्टर बनाया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अनसाउंड माइंड नहीं था, बाद में हो गया, अब वो इनएलिजिबल हो गया। अब ये भी नहीं है कि 153 की तमाम इनएलिजिबिलिटीज में फॉल कर जाए, कि हमने जब डायरेक्टर बनाया तो वो माइनर नहीं था, लेकिन 6 महीने साल बाद वो माइनर हो गया। तो इस तरह की इनएलिजिबिलिटी आपकी ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं होगी। कुछ जो प्रैक्टिकल इनएलिजिबिलिटीज हैं जिसमें फॉल कर दिया कि वो इंसॉल्वेंट हो गया बाद में, या अनसाउंड माइंड हो गया, या डिफॉल्टर बन गया, तो अगर किसी में फॉल कर गया तो ऑटोमेटिकली ऑफिस खत्म हो जाएगा, किसी को कहना भी नहीं पड़ेगा कि आप डायरेक्टर नहीं रहे। ये इंप्लाइड होगी बात कि ये डिफॉल्टर अगर हो गया है या इंसॉल्वेंट हो गया तो जो कंपनी में वो डायरेक्टर था, कंपनी का डायरेक्टर नहीं रहेगा। क्लियर है भाई साहब? खामोश ही हो गए यार आप लोग तो। नेक्स्ट वो कह रहा है जनाब, अगर वो एब्सेंट रहता है फ्रॉम 3 कंसेक्टिव बोर्ड मीटिंग्स, बोर्ड 3 कंसेक्टिव बोर्ड मीटिंग्स एब्सेंट रहता है, लीव लिए बगैर, किसी रीजन के बगैर ऑफ रहता है, 3 कंसेक्टिव मीटिंग्स अटेंड नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली उसका ये ऑफिस खत्म हो जाएगा, वो डायरेक्टर नहीं रहेगा कंपनी का। जो प्रैक्टिकली पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो थर्ड है। वो कहता है अगर वो खुद या कोई फर्म जिसके अंदर वो पार्टनर है, या कोई प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर वो डायरेक्टर है, इनमें से कोई भी जो कंपनी या फर्म या वो खुद है, अगर कंपनी के मेंबर से अप्रूवल लिए बगैर ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे, तो ये डायरेक्टर नहीं रह सकता। मतलब क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर सकता है, लेकिन उसके लिए इसको अप्रूवल लेना पड़ेगा मेंबर से जनरल मीटिंग में जाके। अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है मेंबर्स के अप्रूवल के बगैर, तो डायरेक्टरशिप इसकी खत्म हो जाएगी। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है उसको हम देखते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को उसने इस सेक्शन में एक्सप्लेन नहीं किया है। आगे जाके हम रिलेटेड पार्टीज वाला एक सेक्शन पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने कुछ चीजें पढ़नी है, तो उसमें जाके आपको बताएगा आसान अल्फाज में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कोई भी ऐसा डेजिग्नेशन, कोई भी ऐसा कंपनी के अंदर ओहदा जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहा हो अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टर्स फी। कि डायरेक्टर फी आपको मिल रही है, मीटिंग अटेंड करने के पैसे, मीटिंग की फी, अगर कोई डेजिग्नेशन आपको ऐसा दे दिया गया जिसकी वजह से आपको कंपनी से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो उस ऑफिस को कहेंगे, उस डेजिग्नेशन को कहेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर डायरेक्टर ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया मेंबर्स के अप्रूवल के बगैर, तो ये डायरेक्टरशिप इसकी खत्म हो जाएगी। अब उसमें वो कह रहा है अदर देन चीफ एग्जीक्यूटिव या लीगल एंड टेक्निकल एडवाइजर। चीफ एग्जीक्यूटिव जो अपॉइंट होता है ना, उसको सैलरी मिलती होती है सीईओ अपॉइंट होकर, जब वो काम करता है ऑब्वियसली उसने फुल टाइम देना है कंपनी को, उसको इसकी सैलरी मिलती होती है। तो या वो लीगल या टेक्निकल एडवाइजर अपॉइंट हुआ है, तो इनके लिए एक्सेप्शन है, इसके लिए मेंबर्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई ऑफिस वो होल्ड करता है तो उसको जाके मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा जी। अलाउंसेस की फॉर्म में हो मोहसिन साहब, या सैलरी उसकी फिक्स कर दें, या कोई अकोमोडेशन दे दें, किसी भी तरह का बेनिफिट उसको दे रहे हैं वो ऑफिस होल्ड करने की वजह से, तो हम कहते हैं उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हम सेक्शन पढ़ेंगे जब आगे रिलेटेड पार्टी वाला, तो ज्यादा अच्छे तरीके से हमें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वो कह रहा है अगर वो एक्सेप्ट करता है कोई लोन या गारंटी कंपनी से इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 182। सेक्शन 182 क्या है? अब आज ही हम देख लेते हैं या अगली क्लास में। सेक्शन 182 बताता है डायरेक्टर्स लोन के बारे में, कि अगर कंपनी के किसी डायरेक्टर ने कंपनी से लोन लेना हो तो कौन सी फॉर्मेलिटीज है पूरी करनी पड़ती है। कंपनी के मेंबर्स के अप्रूवल के बगैर डायरेक्टर लोन नहीं ले सकता। तो अगर उसने लोन या गारंटी कंपनी से ली है अप्रूवल के बगैर, तो डायरेक्टरशिप उसकी जाती रहेगी। क्लियर है जी यहाँ तक? आगे वो कहते हैं कंपनी अपने आर्टिकल्स के अंदर इसके अलावा भी कोई रीजन लिखना चाहती है जिसकी बेस पे कंपनी के जो डायरेक्टर है वो इलिजिबल हो जाएगा या ऑफिस वेकेट कर देगा, तो कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी ये लिख सकती है। सेक्शन 172 बड़ा लंबा चौड़ा सेक्शन है। ये कमीशन की एक पावर के बारे में आपको बताता है। आपको आइडिया होता है कि एससीसीपी कितना पावरफुल है कंपनीज के केस में। वो कहते हैं ये जो नीचे सर्कमस्टांसेस हम आपको बता रहे हैं, इन इन सर्कमस्टांसेस में कमीशन एक डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर इशू कर सकता है किसी बंदे के अगेंस्ट जो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकेगा इस ऑर्डर के बाद अगले 5 साल तक के लिए। यानी कि कमीशन के पास पावर है कि वो किसी बंदे को ना अहल कर दे, अगले 5 साल तक के लिए ना अहल रहे वो बंदा, अगर ये सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे हों, इनमें से किसी में फॉल कर जाए तो कमीशन उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। क्या है जी? वो कहते हैं जनाब अगर वो बंदा, उसको सजा हो गई है, कन्विक्टेड है, किस जुर्म में कन्विक्टेड है? कंपनी की फॉर्मेशन, मैनेजमेंट या कंपनी की लिक्विडेशन यानी कि वाइंडिंग अप के मामले में अगर किसी किस्म का कोई फ्रॉड किया था और उसमें उसको सजा हो गई, कन्विक्टेड है, तो कहेंगे नहीं, इसको हम किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर नहीं बनने देंगे, इसको डिस्क्वालीफाई कर दें। या इस एक्ट की मुसलसल डिफॉल्ट कर रहे हैं, इसकी प्रोविजंस की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि अकाउंट फाइल करने थे या कोई रिटर्न थी जो फाइल करनी थी कमीशन या रजिस्ट्रार के पास, और ये मुसलसल उसको नहीं करवा रहे हैं। या वो कहते हैं ये बंदा किसी ऐसी कंपनी का डायरेक्टर था जो कंपनी इनसॉल्वेंट हो गई, कंपनी डिफॉल्ट कर गई, इनसॉल्वेंट हो गई। अब इसमें एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात उसने लिखी है। वो कहते हैं एट एनी टाइम वाइल ही वाज अ डायरेक्टर और सब्सिक्वेंटली, कि जब वो डायरेक्टर था या उसकी डायरेक्टरशिप के बाद सब्सिक्वेंट भी कंपनी डिफॉल्ट कर गई, तो हम इस बंदे को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, कमीशन के पास ये पावर है। अब ये जो सब्सिक्वेंट वाली बात उसने पैराग्राफ लिखा है ना यहाँ पे, इससे इसके मुझे एतराज है। मैं कहता हूँ कि ये गलती से उन्होंने लिखा है। इसमें उन्होंने बात की है कि आफ्टर द पीरियड ऑफ 2 years बिगनिंग विद द डे जिसमें वो बंदा डायरेक्टर था, उसके बाद कंपनी इंसॉल्वेंट हुई है, तो उसके बाद 2 साल अगर गुजर चुके हैं तो हम इस तरह का कोई डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर नहीं देंगे। बेसिकली यहाँ पे वो बात ये करना चाह रहा था कि अगर उसने कंपनी को छोड़ दिया और अगले 2 साल में कंपनी अपना इंसॉल्वेंट नहीं हुई,
तो इस बंदे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर नहीं आएगा। अब ये डायरेक्टर था, उस दौरान कंपनी इंसॉल्वेंट हुई, या इसको छोड़ के जाने के बाद 2 साल के अंदर अंदर कंपनी इंसॉल्वेंट हुई, तो इसके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर आ जाएगा। वो कहते होते हैं इंसॉल्वेंट कंपनी एक दिन में नहीं हो जाती, टाइम लगता होता है तबाही करने में। ठीक है जी, पाकिस्तान इस हालत में एक दिन में नहीं पहुंचा, बड़ी मेहनत की गई है इसके ऊपर यहाँ तक पहुंचाने के लिए। तो कंपनी पे बड़ी मेहनत की जाएगी इसको इंसॉल्वेंट करने के लिए। तो कहेंगे 2 साल पहले अगर वो डायरेक्टर था, 2 साल, पिछले 2 साल के के दौरान जब इंसॉल्वेंट हुई है, तो इस बंदे का उसमें हाथ होगा, इसलिए इसको डिस्क्वालीफाई करते हैं। अगर 2 साल गुजर गए हैं, तो अब हम कहते हैं कि उसका इंपैक्ट तब का खत्म हो गया, अब कंपनी अपनी भी बात की हरकतों की वजह से इंसॉल्वेंट हो सकती है। क्लियर है जी? अच्छा, अगली बात वो कर रहा है कि कंपनी का बिजनेस चलाया जा रहा है कंपनी के क्रेडिटर्स, मेंबर्स या बाकी लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए, या कोई एक्टिविटीज इनकी फ्रॉडलेंट है या अनलॉफुल पर्पज है कंपनी का, कंपनी के मेंबर्स के अगेंस्ट चल रही है, इस वजह से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो लॉ में हमने 1 2 3 4 जगह से भी ज्यादा पे पढ़ने हैं जाके, एज इट इज कॉपी पेस्ट किए होंगे। इन्वेस्टिगेशन वाले पोर्शन में पढ़ेंगे हम जाके, फिर आप सेक्शन 42 में इस तरह के आप पढ़ेंगे, और यहाँ पे सेक्शन 172 में वो बता रहा है। फिर वो कहते हैं कोई बंदा कंपनी की फॉर्मेशन से रेलिवेंट उसने कोई फ्रॉड किया है, कोई इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, मिसमैनेजमेंट की है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या जिस कंपनी का ये डायरेक्टर है, उसके जो अफेयर्स हैं वो इस तरह चलाए गए कि उसके शेयर होल्डर्स को रीजनेबल रिटर्न नहीं मिला। अब रीजनेबल रिटर्न क्या होता है, यहाँ पे उसने एक्सप्लेन नहीं किया, तो हमें इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, कमीशन ने डिसाइड करना है। फिर वो कहते हैं अगर कंपनी के शेयर्स अलॉट किए हैं इन्होंने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के अगेंस्ट, तो भी इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है डायरेक्टरशिप के। डायरेक्टर था और कंपनी के शेयर आपने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के अगेंस्ट इशू कर दिए, किसी को सस्ते शेयर दे दिए, कंपनी की वर्थ उससे ज्यादा थी। जी मुबीन, जो हमारी रेपिटेटिव होंगी, जब हम दोबारा से उनको जाके पढ़ेंगे तो हम उनको स्किप कर देंगे। ये चीजें हम पहली दफा पढ़ रहे हैं अभी, तो जब दोबारा जाके पढ़ेंगे मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि ये देखिए वही पॉइंट है जो सेक्शन 172 में हमने पढ़ा था, तो वहां पे आपको बताऊंगा और वहां पे हम इसको स्किप करके ही चलेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहता है अगर वो बंदा इन्वॉल्व है इलीगल डिपॉजिट टेकिंग में, डबल शाह वाले काम कर रहा है, तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी या इस तरह की दो नंबरियां कर रहा है, तो भी हो जाएगा। अगर पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी के अगेंस्ट उसने काम किया है कंपनी ने जिसका ये डायरेक्टर था, तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर बीइंग अ डायरेक्टर उसने इनकार कर दिया, कहता मैं नहीं करता कंपनी एक्ट के मतलब उसकी प्रोविजंस के मुताबिक काम, मैं उसके खिलाफ ही जाऊंगा, मैं कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के मुताबिक नहीं चल सकता, मैं उसके अगेंस्ट ही जाऊंगा, वो मतलब आकर के ये बात कर रहा है, वो कहते हैं डिस्क्वालीफाई। अगले 5 साल घर बैठे, जब ये आपकी अकड़ खत्म हो जाएगी ना उसके बाद आइएगा। फिर वो कहता है अगर इनसाइडर ट्रेडिंग में या मार्केट मैनिपुलेशन प्रैक्टिसेस में शामिल है, इनसाइडर ट्रेडिंग को हमने हल्का सा पढ़ा था, डिटेल में इंशाल्लाह इसके टॉपिक में जाके पढ़ेंगे। अगर उसने नैब के साथ मुकमुका किया है, आज के दिन में दूसरी दफा हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, प्ली बार्गेन अरेंजमेंट की है, तो डिस्क्वालीफाई कर सकता है को अपना कमीशन। इसको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया गया स्टॉक सिक्योरिटीज एक्सचेंज की तरफ से। ये डिफॉल्टर कैसे डिक्लेयर होते हैं हम पढ़ेंगे जाके रूल बुक के अंदर। अगर डिफॉल्टर डिक्लेयर है तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अच्छा, अगली बात वो कहते हैं अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज बेहतर है कि इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। अब ये बिल्कुल जेनेरिक, कमीशन के पास पावर है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कैसे बेहतर है, किस वजह से बेहतर है, कमीशन ये डिसाइड करेगा। फिर वो कहते हैं जनाब अगर इस बंदे के अगेंस्ट ये इतने इंस्टांसेस बताए हैं, एक से ज्यादा में वो फॉल करता है, एक में उसने डिस्क्वालीफाई किया, कुछ अर्से बाद दूसरा केस चलना तो उसमें भी कर गया, तो दोनों का पीरियड पैरेलल चलेगा, इकट्ठा चलेगा डिस्क्वालिफिकेशन का। और इसको अपनी ये सजा 5 साल वाली पूरी करनी पड़ेगी। उससे पहले इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड लाजमी देनी है कि एक दफा उसका मौकफ भी सुन लिया जाए कि ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। सेक्शन 173 बता रहा है कि जो बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी सेक्शन 172 के तहत या किसी और प्रोविजन के तहत, लेकिन वो फिर भी कंपनी में काम करता रहा एज अ डायरेक्टर, तो वो कंपनी के तमाम डेट्स के लिए पर्सनली लायबल हो जाएगा। इससे ज्यादा बड़ी धमकी और नहीं दे सकते थे वो, कि अगर हमें पता चला कि आप डिस्क्वालीफाइड हैं और लेकिन फिर भी कंपनी का डायरेक्टर बन के काम कर रहे हैं, या कोई ऐसा बंदा जो डिस्क्वालीफाइड है उसकी आप डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, उसकी तरफ से हिदायत दी जा रही है और उसके मुताबिक आप काम कर रहे हैं, जो कि एक इंतहाई जेनेरिक पॉइंट है, कैसे साबित होगा कि हम उसके कहने पे काम कर रहे हैं या उसकी डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं जो वो हमें कह रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपके डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर आ गए अंडर सेक्शन 172 लेकिन फिर भी आप काम करी जा रहे हैं, तो आप पर्सनली लायबल होंगे कंपनी के उन तमाम डेट्स के जो आपकी इस डायरेक्टरशिप के दौरान कंपनी के डेट्स राइज होंगे। कल को आपको पर्सनली पकड़ा जाएगा अगर कंपनी पे नहीं करेगी। अब अगर उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसका बाकी भी इन्वॉल्व है तो कहते हैं ऑब्वियसली वो बाकी लोग भी उसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन आपकी इस डिस्क्वालिफिकेशन की बेस पे आपको आगे पकड़ा जाएगा कि आप डिस्क्वालीफाइड थे, डायरेक्टर बन के बैठे थे, ये लोग ना पर्सनली पे करें, वहां पे फिर लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। क्लियर है जी? इस सेक्शन को आपने एक दफा सेक्शन 173 को रीड कर लेना है। कुछ बातें उसने थोड़ी सी जो मैंने आपको बताई है थोड़ी सी डिटेल के साथ उसने की है, तो उसके बाद अगर कोई इशू हुआ तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सेक्शन 174 एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता है। वो कहता है जनाब डायरेक्टर साहब जो हैं ये अपना ऑफिस किसी और को असाइन नहीं करेंगे, और अगर असाइन करते हैं तो ये वॉइड होगा फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टांस। जिस दिन से असाइन किया गया वहीं से ये वॉइड होगा। असाइन का मतलब क्या है कि ये डायरेक्टर बना है कंपनी में, और वो कहता है मैं वोट्स लेकर डायरेक्टर तो बन के आ गया हूँ, मेरा बेटा रिसेंटली ग्रेजुएट होकर आया बाहर से, उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी, मैं उसको अपनी जगह पे भेजता, मेरे हिस्से का काम वो किया करेगा। इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। अपना ऑफिस किसी और को दे देना, काम कोई और आपकी जगह पे करे, ये इजाजत नहीं है लॉ की तरफ से। जो डायरेक्टर बना है वही आके अपना ऑफिस चलाएगा। एक एक्सेप्शन दी है, लेकिन वो एक्सेप्शन भी असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं है, वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर वाला एक ऑप्शन है। आप में से किसी ने ग्रुप में क्वेश्चन किया था कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर की टर्म पहली दफा हमने पढ़ी थी जब उसने हमें मैक्सिमम डायरेक्टरशिप्स वाली बात की थी।
कि एक बंदा मैक्सिमम कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, उसमें उसने बताया था कि इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टर, कि किसी कंपनी में अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी है तो वो भी उसकी डायरेक्टरशिप में काउंट हो जाएगी। ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है? वो कहता है जनाब, कोई एक डायरेक्टर अगर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, और कम अज कम 90 डेज के लिए जा रहा है, कि 90 दिन या उससे ज्यादा दिनों के लिए जा रहा है, तो वो अपनी जगह पे एक बंदा अपॉइंट करके जा सकता है विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेके अपनी जगह पे कोई एक और बंदा अपॉइंट करके जा सकता है, जिसको हम कहेंगे अल्टरनेट या सब्सिट्यूट डायरेक्टर। कि मैं भाईजान 90 डेज या उससे ज्यादा के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ, तो इतने दिन मतलब पीछे मेरा ऑफिस कौन संभालेगा, मैं आपको एक सब्सिट्यूट देके जाता हूँ, बड़ा काबिल आदमी, अगर आप ओके करते हैं तो बोर्ड उसका अप्रूवल देगा, अपनी जगह पे ये उसको अपॉइंट कर जाएगा। वो कहते हैं जैसे ही ये बंदा पाकिस्तान में वापस पहुंचेगा, जिसको अपॉइंट किया गया था, वो ऑटोमेटिकली ये ऑफिस खत्म कर देगा, उसको नोटिस देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि अब आप ऑफिस छोड़ दें, क्योंकि जिस बंदे ने आपको अपॉइंट किया था वापस आ गया। इप्सो फैक्टो ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगा इसका ऑफिस। शराइत क्या है? एक, उसका पाकिस्तान से बाहर जाना जरूरी है, और दूसरा, पाकिस्तान से बाहर भी फॉर मोर देन 90 डेज के लिए जा रहा हो, 90 दिन से ज्यादा के लिए जा रहा हो, तो वो अपनी जगह पे किसी को बिठा के जा सकता है। क्लियर है जी? अच्छा जी, आगे उसमें सेक्शन 175 एक बेस एरर सा सेक्शन है। वो कहता है अगर कोई अनक्वालिफाइड बंदा डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा है, जब उसको पता भी है कि वो डायरेक्टर बनने के काबिल नहीं है, तो उसको लेवल 1 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सेक्शन 176 बोर्ड के बारे में, उसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में बता रहा है। अब इसमें से कुछ चीजें हैं जो हम कैफ लेवल पे पढ़ के आए थे, ये वो पोर्शन है। प्रोसीडिंग्स ऑफ बोर्ड का मतलब जो आपके बीओडी की मीटिंग्स होती है, उसके लिए मीटिंग्स कितने अरसे बाद होनी चाहिए, और उस मीटिंग का कोरम क्या होगा, सेक्शन 176 हमें उस बारे में बताता है। वो कहता है जनाब, कोरम जो है ना, वो लिस्टेड कंपनी का मैं आपको बता रहा हूँ। अदर देन लिस्टेड कंपनी के लिए आप अपने आर्टिकल्स के अंदर लिख लें कि कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ अदर देन लिस्टेड कंपनी शैल बी प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपका जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर लिख लें, आपकी मर्जी है, हम कोई बाउंड नहीं कर रहे। लिस्टेड कंपनी के लिए वो कहता है हम आपको बाउंड कर रहे हैं कि जो कोरम है लिस्टेड कंपनी के केस में, वो होगा नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, या 4, विच एवर इज ग्रेटर, दोनों में से जो ज्यादा है। यानी कि कम से कम 4 लोग तो लिस्टेड कंपनी के बोर्ड की मीटिंग में मौजूद होंगे। और अगर 1/3 नंबर ज्यादा हो रहा है 4 से, तो फिर वो नंबर आपका होना चाहिए, फिर 4 से भी ज्यादा लोग आपकी मीटिंग में होंगे। और अगर कोई डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आ रहा है, या जिस तरह हम रूम पे बैठे हुए अटेंड कर रहे हैं, इस तरह कोई आ रहा है, तो उसको भी हम काउंट करेंगे, वो भी मीटिंग के अंदर बिल्कुल उसी तरह पार्टिसिपेंट होगा जिस तरह बाकी लोग हैं। क्लियर है जी? भाई साहब, कोई मुश्किल बात तो नहीं पड़ी अभी तक हमने? कि 1/3 और 4 विच एवर इज हायर, इतना आपका कोरम होगा लिस्टेड कंपनी का। अब इंपॉर्टेंट बात आगे कर रहा है, अगर कोरम आपका कंप्लीट नहीं है तो मीटिंग नहीं होगी, ये तो एक क्लियर बात है कि लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। एक ऐसी एनॉमलस सिचुएशन आई कि आपकी कैजुअल वैकेंसीज इतनी अराइज हो गई हैं कि आपके 4 डायरेक्टर पूरे नहीं हो रहे, कोरम पूरा ही नहीं हो रहा मीटिंग के लिए। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? वो कहते हैं अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने डायरेक्टर नहीं है जो कोरम कंपनी का बना सके कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए, तो जितने भी रिमेनिंग डायरेक्टर बने हुए हैं, हम उसी को कोरम कंसीडर करेंगे, और ये कोरम जितना भी मौजूद है आपका, ये मीटिंग करेंगे और सबसे पहले कैजुअल वैकेंसीज फिल करेंगे। सिर्फ कैजुअल वैकेंसीज फिल करने के लिए आपको इजाजत है कि जितने रिमेनिंग डायरेक्टर बने हैं, अगर वो कोरम से कम है, वो तमाम लोग मिलकर बैठे और कैजुअल वैकेंसी फिल करें। पहले कैजुअल वैकेंसी फिल करें, अपने डायरेक्टर्स पूरे करें, उसके बाद कोई और एजेंडा डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक लिमिटेड पर्पस के लिए कोरम से कम लोगों को मीटिंग करने की इजाजत दी है, कि टू फिल द कैजुअल वैकेंसीज ऑफ द कंपनी। कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है बोर्ड की, उसके लिए सिर्फ इजाजत है कि कम डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग कर लें, अदरवाइज आपको इजाजत नहीं है। क्लियर है जी? अच्छा, ये तो थी कोरम की बात। अब आगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स की बात कर रहा है। वो कहता है जो पब्लिक कंपनी है उसका बोर्ड क्वार्टरली एक मीटिंग लाजमी करे। अब यहाँ पे जो चीज कंफ्यूज करती है या जो भूल जाते हैं स्टूडेंट, कोरम की रिक्वायरमेंट उसने लिस्टेड कंपनी की बताई है, बाकी कंपनीज के लिए का आर्टिकल्स में लिख रहे हैं। और मीटिंग की फ्रीक्वेंसी की जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि कब कब मीटिंग होगी, कितने अरसे बाद लाजमी मीटिंग हो जानी चाहिए, उसमें उसने लिस्टेड नहीं, उसने पब्लिक कंपनी का है। तो पब्लिक कंपनी का मतलब लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों इसके अंदर शामिल हो गई। प्राइवेट कंपनी को बेसिकली एग्जाम्पशन यहाँ से मिली है। क्लियर है जी? आगे वो कहते हैं अगर कोरम की गैर मौजूदगी में आपने की तो इतनी इतनी आपको सजा होगी, सब सेक्शन 4 के अंदर वो आपको बता रहा है। अच्छा, अब वो जगह जगह पे आगे बता रहा है कि डिस्क्वालीफाइड बंदा अगर डायरेक्टर बन गया तो क्या सजा होगी, अगर इनएलिजिबल बंदा डायरेक्टर बन गया तो क्या सजा होगी। उसकी तिश्नगी अभी भी बाकी है। उसने वो तिश्नगी आके सेक्शन 177 के अंदर आके दोबारा से बात की कि अगर कोई बैंकरप्ट बंदा इनएलिजिबल है डायरेक्टर बनने के, ऑब्वियसली इनएलिजिबल है, अगर वो फिर भी डायरेक्टर बन रहा है तो उसके इसमें क्या हो। वो कहते हैं अगर कोई बंदा जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनता है, तो उसको हम सजा देंगे, 2 साल तक के लिए इसको कोर्ट लखपत में जाना पड़ सकता है। कोर्ट लखपत समझते हैं जी? बड़ी मशहूर मशहूर हस्तियां हमारी कोट लखपत में जाती हैं, यानी कि जेल की हवा खानी पड़ सकती है, और फाइन भी इसको हो सकता है। फाइन के केस में थोड़ा हाथ होला रखा उन्होंने कहा 100,000 यानी कि 1 लाख तक का फाइन होगा, और जेल बड़े घर भी जाना पड़ सकता है इसको, अगर ये बैंक था फिर भी डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता रहा, तो ये देखें इतनी हैवी किस्म की सजा वो कहते हैं उसको हो सकती है। क्लियर है जी? सेक्शन 178 आपको मिनट्स का बता रहा है कि जो बोर्ड की मीटिंग होती है उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, उसकी रिक्वायरमेंट। वो कहते हैं जो बोर्ड ने तमाम जो रेजोल्यूशन पास करनी है थ्रू सर्कुलेशन, ये रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन क्या है, इसको भी हम देखते हैं। और जितनी मीटिंग हुई हैं उसके जो मिनट्स उन्होंने पास करने हैं। मिनट्स का तो पता है ना आपको कि मीटिंग के मिनट्स क्या होते हैं। मैं इस तरह की चीजें अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको बेसिक चीजें जो हैं वो पता है इस लेवल के ऊपर बैठे हुए। जी भाई साहब।
कोई हाँ ना तो कर दो। अच्छा जी, तो ये जो मिनट्स हैं और जो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास की हैं, इसका रिकॉर्ड कंपनी ने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना होता है। और ये जो मिनट्स हैं, इसको साइन किया जाएगा चेयरमैन ऑफ मीटिंग की तरफ से या चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, उन दोनों में से कोई भी साइन कर देगा तो मिनट्स आपके फाइनल होंगे। और मिनट्स कंक्लूसिव एविडेंस होते हैं इस चीज का कि कंपनी की मीटिंग प्रॉपरली हुई थी डायरेक्टर्स की, और उस मीटिंग में जो उसकी फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी की गई। सवाल यहाँ पे आता है कि चेयरमैन या चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग क्यों इसको साइन करेगा जी? तो चेयरमैन बेसिकली अमूमन होता ये है कि जो मिनट्स है कंपनी की मीटिंग के, ये मीटिंग के बाद फाइनल होते हैं। इस पे कुछ दिन लग जाते हैं सेक्रेटरी साहब को। तो फिर जब अगली मीटिंग होती है तो उसमें पहला एजेंडा ये रखा जाता है कि टू अप्रूव द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग। तो उसमें जो चेयरमैन साहब बैठते हैं वो अप्रूव कर देते होते हैं। अगर वो डिफरेंट है चेयरमैन बीओडी का, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो साइन कर देगा तो आपके मिनट्स कंप्लीट होंगे। फिर वो कहते हैं जो ड्राफ्ट मिनट्स हैं बोर्ड के, ये हर डायरेक्टर को दिए जाएंगे विद इन 14 डेज ऑफ द डेट ऑफ द मीटिंग। 14 दिन के अंदर अंदर ड्राफ्ट मिनट्स आपके डायरेक्टर्स को दिए जाएंगे। अब ये ड्राफ्ट मिनट्स क्यों है, ये फाइनल क्यों नहीं है? ये मिनट्स सेक्रेटरी साहब लिख के डायरेक्टर्स को भिजवाते हैं, हर डायरेक्टर फिर इसको ओके करता होता है, फिर डायरेक्ट आपके ये मिनट्स फाइनल होते हैं। अब याद करें सीसीजी के अंदर उन्होंने बताया था कि अगर कोई डायरेक्टर उसको मिनट्स मिले और उसको पता लगा कि उसका डिसेंटिंग नोट उन्होंने मिनट्स में शामिल नहीं किया हुआ, तो वो सेक्रेटरी को कहेगा मिनट्स में आपने ये शामिल नहीं किया। तो ऑप्शन होता है, फिर मिनट्स को सेक्रेटरी साहब चेंज कर देंगे, अपडेट कर देंगे, फिर ये ड्राफ्ट नहीं फाइनल बन जाएगी। और आपको याद है वहां पे उन्होंने कहा था कि अगर उसके कहने पे नहीं होता तो ये डायरेक्टर के पास ऑप्शन क्या होता है कि वो अपना एससीसीपी को जाके अप्लाई कर सकता है कि मेरी बात नहीं मानते, मेरा डिसेंटिंग नोट इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। याद है या भूल जाते हैं इस तरह की चीजें कुछ दिन बाद? इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने बताई है कि कितने अरसे का रिकॉर्ड आपने रखना है। ये चेयरमैन का क्राइटेरिया हम पहले पढ़ चुके हैं, सेक्शन 192 के अंदर उन्होंने बताया था चेयरमैन ऑफ बीओडी जो होता है वही मीटिंग चेयर कर रहा होता है बीओडी की, अगर चेयरमैन मौजूद हो। ये रिकॉर्ड वो कहते हैं जनाब आपने फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दोनों में रखने हैं। फिजिकली कम से कम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंट आपने अपने पास रखना है कि स्कैन करके इसको अपने पास रखना है इलेक्ट्रॉनिकली, हमेशा के लिए मौजूद हो। और फिजिकली कम से कम 10 साल तक के लिए रिकॉर्ड आपके पास ये मौजूद होना चाहिए। अगर खिलाफ वर्जी करेंगे तो लेवल 1 की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। सेक्शन 179, जाते जाते हम आखिरी सेक्शन पढ़ लेते हैं जो उसने ऊपर बात की है रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन की। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन आपको अब जरूरत इसकी अमूमन रही नहीं है। इससे पहले जरूरत होती थी जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस और आपके रिमोट मीन्स नहीं होते थे मीटिंग अटेंड करने के, तो डायरेक्टर्स अगर आपके बिखरे हुए हैं और कोई अचानक से आपको अप्रूवल लेना पड़ गया तो उस सूरत में मसला होता था क्या करें। तो फिर कंपनीज एक्ट ने एक रास्ता बताया था कि आप सर्कुलेट कर दें, जिस डॉक्यूमेंट का अप्रूवल आपको डायरेक्टर से चाहिए उन डायरेक्टर्स को उनके पास भिजवा दें वो डॉक्यूमेंट्स, डायरेक्टर साइन करके वापस भेज देंगे, सारे डायरेक्टर्स आपको वापस भेज देंगे, तो रेजोल्यूशन हम कह देंगे पास हो गई है थ्रू सर्कुलेशन की, हमने सर्कुलेट कर दिया है, तमाम के पास गई है, मीटिंग के बगैर ही हमने इसको पास कर लिया है। तो जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है उनको याद होगा सेक्शन 179 में पहले रिक्वायरमेंट थी रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन के लिए अप्रूव्ड बाय ऑल द डायरेक्टर्स होता था, तमाम डायरेक्टर्स को साइन करते थे तो ये रेजोल्यूशन पास होती थी। लेकिन अब कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसके मुताबिक उसने ऑल को चेंज करके मेजोरिटी कर दिया है। तो ये जो आपके सामने ओपन है, ये हाईलाइटेड पोर्शन के साथ है जो चीजें चेंज हुई हैं, तो उसमें आप देखिए उसने लिखा है कि मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स या कमेटी की तरफ से अगर साइन कर दिए जाएं तो हम समझेंगे कि ये रेजोल्यूशन आपकी पास हो गई है। तो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन की बेस आपको पता चल गई कि अगर डायरेक्टर्स आपकी कोई मीटिंग प्लान नहीं है और आपने को अप्रूवल लेना है और डायरेक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो उस सूरत में वो कहते हैं आप उनको सर्कुलेट कर देंगे डॉक्यूमेंट्स, वो साइन करके आपको वापस भिजवा देंगे, और इस रेजोल्यूशन को हम बिल्कुल उसी तरीके से समझेंगे जिस तरह आप बोर्ड के अंदर रेजोल्यूशन पेश करके पास करते हैं। फिर जो अगली मीटिंग होगी जब ये मीटिंग में मौजूद होंगे तो उस मीटिंग के मिनट्स का पार्ट बना लिया जाएगा, और एक डायरेक्टर ने जब इसको साइन कर दिया तो ये रिवोक नहीं हो सकती। वो ये ना कह दे कि मुझे तो पता ही नहीं चला था मैंने साइन कर दिया, भाई कर दिया, आपके सामने डॉक्यूमेंट्स आए थे। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स आपने सर्कुलेट करनी है उनको, ये ना हो कि हाफ इन्फॉर्मेशन देके उनसे साइन करवा लें। क्लियर है जी? थ्रू सर्कुलेशन। अब ये तब होता था जब आपके डायरेक्टर्स अवेलेबल नहीं होते थे। अब ये चूंकि अपडेटेड दौर है, आईटी का दौर है, तो डायरेक्टर चाहे थाईलैंड में बैठा है चाहे स्विट्जरलैंड में बैठा है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, आपने एक जूम का लिंक बनाना है और तमाम को भेज देना है कि ले जी बीओडी की मीटिंग है फलां दिन फलां जगह पे अपना फलां टाइम पे। तमाम लोग जूम के जरिए आपस में कनेक्टेड होंगे और उसके ऊपर डिस्कशन भी हो जाएगी, अप्रूवल भी हो जाएगी। तो इसलिए मैं अब ये कहता हूँ कि इफेक्टिवली सेक्शन 179 की अब इतनी जरूरत नहीं रही है थ्रू सर्कुलेशन वाली। लेकिन चूंकि कंपनी एक्ट का पार्ट है तो एज इट इज अभी तक ये एप्लीकेबल है। क्लियर है जी? कोई परेशानी यहाँ तक? तो टाइम हमारा क्लास का कंप्लीट हो गया है, तो एज डिस्कस्ड जो हमारी कल क्लास मिस हुई थी वो हम कल कंडक्ट करेंगे सेम टाइम पे वेडनेसडे को। कल क्लास होगी जी हमारी, तमाम लोग नोट कर लें, कल हमारी क्लास होगी। जो हम पहले मिस कर चुके हैं उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास कल रखेंगे सेम टाइम पे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। तो इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।